ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का हम लोगों ने कोई एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा अभी तक, जब से हमने मस्कुलोस्केलेटल स्टार्ट किया है, कि आप लोगों का कोई एक सिंगल टॉपिक आपका रहता हो। अभी हम उसी सारी की सारी कंडीशंस को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि आगे कौन-कौन से टॉपिक्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अभी हम लोगों ने जो टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करना है, वो आपको पता है कि कल आपकी नर्व्स तक हमने किया था। ऐसे ही है ना? कल हमने क्या किया था, एक तरह का नर्व्स तक किया था। तो अब जो होगा इंशाल्लाह, अब हम एक तरह का इसको और फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या होती हैं, कौन-सी नर्व्स होती हैं, और ये सारा कुछ हम देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को, अगर मैं आप लोगों को ईज़ी अल्फ़ाज़ में पूछूँ, अगर कभी भी एग्ज़ामिनर ये कहता है, ठीक है? अगर कभी भी एग्ज़ामिनर ये कहता है कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर नी की फ्लेक्शन नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? एक तरह की नी की फ्लेक्शन नहीं हो रही, या उसका जो नी जर्क जो रिफ्लेक्स है, वो एक तरह का कम है। तो इसके अंदर कौन-सी जो नर्व है वो आपकी डैमेज है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है, सॉरी, आपका सॉरी, नी जर्क रिफ्लेक्स कम है, ठीक है? और उसके बाद नी की एक्सटेंशन नहीं हो रही। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा? कौन-सी नर्व डैमेज होगी इसके अंदर? आपने क्या कहना है? ऐसी कौन-सी नर्व होती है जो कि इसके अंदर डैमेज होती है? कल मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो आपने कहना होता है कि ये पेशेंट के अंदर जो नर्व डैमेज होती है, वो फीमोरल नर्व होती है। कौन-सी नर्व होती है आपकी? एक तरह की फीमोरल नर्व डैमेज होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये कहा जाए कि एक बंदा है जिसके अंदर एडुक्शन नहीं हो रही, मतलब कि जो लेग्स हैं वो अंदर की तरफ मूव नहीं हो रही, ठीक है? तो उसके अंदर आप क्या कहोगे कि हाँ जी, इसके अंदर कौन-सी नर्व डैमेज है? शाबाश बच्चों! आपने क्या कहना है? इसके अंदर कौन-सी नर्व डैमेज है? आपने कहना है कि इसके अंदर ऑब्टूरेटर नर्व डैमेज है। कौन-सी नर्व डैमेज है एक तरह का? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपकी ऑब्टूरेटर नर्व डैमेज है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरह का, अगर कभी भी एग्ज़ामिनर बच्चों ये पूछे कि अगर किसी बंदे के अंदर नी जर्क जो आपका क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स जो है वो एक तरह का एब्सेंट है, तो उसके अंदर कौन-सी नर्व डैमेज है? शाबाश! हाँ जी। आपने क्या कहना है, अगर किसी के अंदर क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो एक तरह का एब्सेंट है, तो उसके अंदर आपने कहना है कि जेनिटोफीमोरल जो नर्व होती है, वो आपकी एक तरह की एब्सेंट होती है। ठीक हो गया? अब देखें कि हाँ जी जनाब, आगे ये देखना है कि आपने कहना है कि एक तरह का, अगर कभी एग्ज़ामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो कम है, और उसकी अभी इंग्वाइनल हर्निया का भी ऑपरेट हुआ है, तो उसके अंदर कौन-सी नर्व जो होगी वो आपकी डैमेज होगी, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है इलियो इंग्वाइनल जो नर्व होती है बच्चों, वो डैमेज होती है। अगर इसी तरह एग्ज़ामिनर आपसे ये पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर जनाब आपकी सर्जरी हुई थी, और सर्जरी के बाद उस पेशेंट के अंदर पेन हो रही है, और ये जो पेन है वो जनाब आपके सुपर की तरफ टिंगलिंग लाइक सेंसेशन दे रहा है। तो इस पेशेंट के अंदर जो दर्द होती है वो कौन-सी नर्व की वजह से होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर कौन-सी होती है? एक तरह की इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की वजह से होती है बच्चों, ठीक है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की वजह से होती है बच्चों। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कल हम लोगों ने ये नर्व्स को देखा था, उसके बाद आप लोगों को पता था कि हाँ जी, और जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी बच्चों, अगर हम नर्व्स के अलावा जाते हैं, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कहा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स जो अब्डक्शन करवाते हैं, आपकी लेग को बाहर की तरफ निकालते हैं, ये कल वाला लेक्चर उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा-सा, ताकि आप लोगों की एक तरह का रिवीजन हो जाए। वो आपके लेग के मसल जो अब्डक्शन करवाते हैं, ये टाँग को बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर कौन से होते हैं? अब्डक्टर मसल। तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर कौन से होते हैं? एक तरह का ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ठीक हो गया बच्चों? अगर ये कहा जाए कि वो मसल्स जो आपकी टाँग को अंदर की तरफ लेके आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना होता है कि वो एडुक्टर मसल होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? उसके अंदर एडुक्टर लॉन्गस, मैग्नस और ब्रेविस होते हैं। अगर ये कहा जाए कि जो एक्सटेंशन करवाते हैं वो कौन से हैं? आपकी टाँग के पीछे वाले मसल, जिसके अंदर आता है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसके अंदर आपने कहना है कि आपका सेमी ब्रेनस, सेमी टेंडिनस मसल आ जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि आपके फ्लेक्सर मसल कौन से आते हैं, तो आपने कहना क्वाड्रिसेप्स वाले आते हैं, रेक्टस फीमोरस वाले आते हैं, पेक्टिनियस आते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इंटरनल रोटेशन में कौन से आते हैं, आपको पता है ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस और टेंसर फाशिया लाटा, ये। और ये आपको सारे के सारे मसल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिटल फोसा, कल ये ईच एंड एवरीथिंग बच्चों हमने एक तरह की डिस्कस की थी। अब जो कल आपका हुआ लेक्चर, उसको भी हम यहाँ पे छोड़ते हैं। आज के लेक्चर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, और आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर कौन सी जो बात है वो आपकी इसके अंदर आती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आज का जो पहला जो है पॉइंट, वो उसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों, कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सियाटिक नर्व होती है वो कौन-सी होती है।
तो बच्चों सियाटिक नर्व के बारे में आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि सियाटिक नर्व वो नर्व है जिसके बारे में आपने कहना है कि आपकी बॉडी की सबसे जो लार्जेस्ट जो नर्व होती है वो ये होती है, ठीक हो गया? और ये कहाँ से शुरू होती है? आपने कहना है ये देखें ये पीछे से शुरू हो रही है, तो आपने कहना है सबसे पहले क्या होता है एक तरह का सियाटिक नर्व आपके पीछे से शुरू होती है और दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है। क्लियर हो गया बच्चों? एक बात आपने ये कहनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है कि इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो कौन-सी है। आपने कहना है कि इसकी जो रूट वैल्यू वो होती है आपकी L4 से लेके S3 तक। क्या रूट वैल्यू होती है इसकी एक तरह के बच्चों L4 से लेके S3 तक इसकी रूट वैल्यू होती है। अब देखें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि जो सियाटिक नर्व है वो कौन-सी है, आपने कहना है कि आपकी बॉडी की सबसे जो बड़ी नर्व होती है ना, वो आपकी सियाटिक नर्व होती है और इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि ये जनाब जो सियाटिक नर्व होती है वो आपकी टाँग के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना उसको सप्लाई करती होती है, एक बात। दूसरी बात आपने ये कहना होता है कि ये जनाब आपके 2 इसके मेन पार्ट्स होते हैं बच्चों, सियाटिक नर्व के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक सियाटिक नर्व का जो हिस्सा होता है उसको आप कहते हैं टिबियल नर्व बच्चों, ठीक हो गया? और एक जो सियाटिक नर्व का पार्ट होता है उसको हम कहते होते हैं कॉमन व आपके एक तरह का आपके अपने कहना है कि पिरोनियल नर्व या फिबुलर नर्व। पिरोनियल नर्व का दूसरा नाम क्या फिबुला है ना, टिबिया और फिबुला आपकी टाँग के अंदर होती है ना, समझ आ रही है? एक तो फीमर है, फीमर के बाद क्या आता है टिबिया और फिबुला। तो आपने कहना है एक टिबियल नर्व और दूसरी कौन-सी होती है एक तरह की बच्चों फिबुलर नर्व और फिबुलर नर्व का जो दूसरा नाम है वो कौन-सा होता है एक तरह का पिरोनियल नर्व भी होता है। पिरोनियल नर्व आपके फिबुलर नर्व का दूसरा नाम है बच्चों, आपने ये याद रखना है। ठीक है? उसके बाद देखें, आपने ये कहना होता है कि ये निकलती कहाँ से? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये L4 और आपका L4 और L4 और S3 है क्या? बच्चों आपने कहना है कि ये गुच्छा होता है और ये गुच्छे को हम कहते होते हैं कि ये लंबर प्लेक्सिस का एक गुच्छा है। कौन-सा गुच्छा है एक तरह का बच्चों? आपने कहना है कि ये आपका एक तरह का लंबर प्लेक्सिस का गुच्छा होता है। तो सबसे पहले हमने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है, जैसा कि बच्चों हम यहाँ पे थे, आपने जो बातें अपने ज़हन के अंदर रखनी है वो कौन-सी हैं? आपने ये कहना होता है कि जो सियाटिक नर्व है वो आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है। नंबर 1 आपने बच्चों ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है। नंबर 2 आपने ये कहना होता है कि ये आपके कमर के पीछे से निकलती होती है, ठीक है? तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक को आपने कहना है कि टिबियल नर्व होता है और दूसरा कौन-सा पार्ट होता है आपने कहना है एक तरह का आपने कहना फिबुलर नर्व होता है। फिबुलर जो नर्व होता है बच्चों आपने कहना है कि इसका दूसरा नाम जो होता है वो पिरोनियल नर्व होता है। कौन-सा एक तरह का पिरोनियल नर्व इसका दूसरा नाम है। उसके बाद आपने बच्चों ये कहना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम इसके बारे में देखते हैं कि वो है क्या? आपने कहना है कि L4 और एस 3 और S3 ये क्या है? मतलब कि आपकी नर्व का एक गुच्छा है और इस नर्व के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? लंबर प्लेक्सिस कहते हैं। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि ये लंबर प्लेक्सिस से अब देखें इसका जो रूट होता है ना सारे का सारा, ये किस तरह सारा ट्रैवल करता हुआ कैसे होता है? आपने कहना है कि ये लंबर प्लेक्सिस से निकलता है। कहाँ से निकलता है एक तरह का बच्चों? लंबर प्लेक्सिस से निकलता है। लंबर प्लेक्सिस से निकलने के बाद ये पता क्या काम करता है? आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि आपके एक तरह की पेल्विस के अंदर आपके एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते होते हैं ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। क्या नाम होता है इसका एक तरह का? ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। तो आपने कहना है कि ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से बाहर निकलती है, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। ठीक हो गया बच्चों? ये इसके चलने की यानी कि इसके ये किस तरह ट्रैवल करती है ये सियाटिक नर्व का वो रूट वे आपका सारे का सारा रास्ता है। सबसे पहले लंबर प्लेक्सिस से निकली, उसके बाद ये कहाँ जाती है? ग्रेटर सियाटिक फोरामेन पे जाती है। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि आपका एक मसल होता है और उस मसल का नाम होता है प्रीफॉर्मिस मसल। ये प्रीफॉर्मिस मसल जो होता है उसके जनाब आपके नीचे से गुजरती है। प्रीफॉर्मिस मसल के क्या एक तरह की बच्चों नीचे से गुजरती है। आपका मसल प्रीफॉर्मिस मसल हो गया। जैसे प्रीफॉर्मिस मसल के नीचे से गुजरती है तो उसके बाद आपने कहना है कि जो आपकी थाई है ना, आपकी थाई उसके उससे आ जाती है। आपके प्रीफॉर्मिस मसल से गुजरी, फिर आपके पोस्टीरियर थाई से गुजरी, ठीक हो गया? पोस्टीरियर थाई के बाद बच्चों फिर आपने क्या कहना है कि ये कहाँ जाती है? आपने कहना है कि जो हमारा एक तरह का बच्चों पोप्लीटियल फोसा होता है ना, यानी कि पीछे वाला जहाँ पे हमारा नी कैप है, समझ आ रही है? ये यहाँ पे आ जाती है, यानी कि पोप्लीटियल फोसा में आ जाती है और आपने कहना है कि पोप्लीटियल फोसा में जाके ना, ये आपकी टिबियल नर्व के अंदर तब्दील होती है और आपकी एक तरह की फिबुलर नर्व के अंदर तब्दील होती है। शाबाश बच्चों! अब मैं पूरे का पूरा जो आपको सारे का सारा तरीका इधर पढ़ाया है ना, अब मैं आपको ईज़ी वे के अंदर यहाँ पे बुक से देख सा सकता हूँ। देखो बच्चों, अब आप ये खुद सोचो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो नर्व है ये कौन-सी है? ये आपकी एक तरह की सियाटिक नर्व है, ठीक है? और ये कहाँ से निकल रही है? एक फोरामेन से निकल रही है बच्चों, ये देखो। आपके आपके फोरामेन से निकल रही है, ठीक है? और इस फोरामेन का नाम क्या है? आपने कहना है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है। और बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? प्रीफॉर्मिस मसल है, तो ये प्रीफॉर्मिस मसल के नीचे से निकल रही है ना, इन दोनों के दरमियान से निकल रही है। ऐसे ही है ना?
अगर आप थोड़ा-सा गौर करो, तो आप क्या कहोगे कि आपकी जो सियाटिक नर्व होती है, वो आपके प्रीफॉर्मिस मसल के नीचे से निकलती है। जैसे ये नीचे से निकली और ये क्या आ गया बच्चों? ये आपका पोस्टीरियर थाई आ गया, ऐसे ही है। पोस्टीरियर थाई के बाद ये कहाँ आती है? आपने कहना है कि ये वाली जगह पे आ गई और जब ये यहाँ वहाँ पे आती है, यानी कि जो नी कैप वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे आके ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है? आपने कहना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक तरह का बच्चों टिबियल नर्व और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों फिबुलर नर्व कहते होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से लिखी हुई है। अगर आप इसको थोड़ा-सा गौर करते हो, जो हमने नोट्स की फॉर्म के अंदर बनाई हुई है, तो आपने कहना है इमर्ज फ्रॉम लंबर सैक्रोल प्लेक्सिस L4 से S3 तक बच्चों, नंबर 1, नंबर 2 exit pelvis via greater sciatic foramen, नंबर 2 ओके, passes deep to preformis muscle, ओके 3 प्रीफॉर्मिस की मसल के नीचे से गुजरती है, रन इन पोस्टीरियर थाई, ओके नंबर 4 एट पोप्लिटियल फोसा डिवाइड इनटू टिबियल एंड कॉमन फिबुलर नर्व। ठीक हो गया बच्चों? तो आपने क्या कहना है कि आपका पोप्लिटियल फोसा के अंदर ये आपकी फिबुलर नर्व और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आपकी एक तरह की टिबियल नर्व के दरमियान में इस तरह ये डिवाइड हो जाती है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई एक सिंगल भी कंफ्यूजन है वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। हाँ जी बच्चों, राबिया बच्चे अपना माइक ऑन करो। शाबाश राबिया बच्चे अपना माइक ऑन करो, जल्दी 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 जल्दी। अब एक एक बच्चे को इन्वॉल्व भी तो करना है ना हमने। हाँ जी बच्चों, राबिया बच्चे जल्दी करो। राबिया, डॉक्टर राबिया। नहीं नहीं है। राबिया क्या अब? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए कि आपकी जो सियाटिक नर्व होती है, सियाटिक जो नर्व होती है, उस नर्व के अंदर आपने ये कहना होता है कि वो कहाँ पर जाकर आपकी टीबियल और उसके बाद आपकी फिबुलर नर्व के अंदर तब्दील होती है? वो कौन सी जगह है? हाँ जी बच्चों, आपकी टीबियल और फिबुलर नर्व के अंदर तब्दील होती हुई जगह कौन सी है? आपने कहना है पोप्लीटियल फोसा। कौन सा पोप्लीटियल फोसा? कौन से मसल के नीचे से गुजरती है? कौन सा ऐसा मसल होता है जिसके नीचे से गुजरती है? आपने कहना है कि वो मसल जिसके नीचे से गुजरती है उसका नाम क्या होता है? एक तरह का प्रीफॉर्मिस मसल। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि कौन से फोरामेन से निकलती है? कौन से फोरामेन से निकलती है? आपने कहना है कि आपका ग्रेटर सियाटिक फोरामेन जो होता है उधर से निकलती होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये कहा जाए कि एक ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर आपने ये कहना है कि सियाटिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए भी किसी भी वजह से सियाटिक नर्व के अंदर इरिटेशन हो सकती है। जैसा कि अगर ये प्रीफॉर्मिस मसल जो है वो सियाटिक नर्व को एक तरह का कंप्रेस कर रहा है, तो आपका सियाटिक की पेन हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है? नंबर 1 ये होता है। नंबर 2 अगर ये यहाँ से ये आपका एक तरह का बच्चों वर्टिब्रा की डिस्क की हर्निएशन हो जाती है, उस वजह से हो सकती है, ठीक है? तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे के अंदर जो अगर मोस्ट कॉमन जो बात पूछी जाए ना बच्चों, तो वो क्या है? आपने कहना है कि डिस्क की हर्निएशन। क्या होता है? एक तरह का डिस्क की हर्निएशन। मतलब कि कोई भी बंदा ऐसा है जिसको sciatica की पेन होती है, उसके अंदर हम डिस्क की हर्निएशन देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना कि उसके अंदर सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं? बच्चों उसके अंदर सबसे पहले आपने ये कहना है कि सिम्पटम्स जो होते हैं, ये आपके पीछे की आपकी नर्व होती है जो पीछे से मसल को सप्लाई करती है, तो आपको बैक पेन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि लेग पेन होती है, ये आपने कहना होता है। बुटॉक्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पर पेन होती है, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन होती है, ठीक है, ये आपने कहना होता है। और ये जनाब आपके पोस्टीरियर काफ मसल तक जा रही होती है, कहाँ पर जा रही होती है? एक तरह का काफ मसल तक जा रही होती है। अब आपने एक तरह का अपने ज़हन के अंदर एक बात रखनी है, इसके अंदर बच्चों ना ये आप घर के अंदर भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पेशेंट के अंदर हो ना कि यार इसके अंदर जो है ना वो एक तरह की मतलब कि हम मुझे मुझे लगता है ऐसा कि हो सकता है कि इसके अंदर एक तरह की ये नर्व डैमेज हो। तो आप इसके अंदर पता क्या करोगे बच्चों? आपने ये काम करना है कि अगर ये एक पेशेंट है ना, ठीक है? अब ये पेशेंट जनाब इधर है, आपने ये करना है कि इसके अंदर एक तरह का ये काम करना है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों एक आप इस तरह समझो कि एक तरह का अगर ये पेशेंट है और आपने ये देखा यार जो भी, ठीक है? तो इसके अंदर आपने ये कहना है कि इसके अंदर आप जो लेग होती है ना बच्चों वो आप ऊपर की तरफ उठाते हो, ठीक हो गया? इसको कहते हो कि लेग अपनी ऊपर की तरफ उठाओ। क्या करो? एक तरह की
आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब पेशेंट की लेग को हम उठाते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर हम छोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए रोको। अगर तो आपकी लेग को थोड़ा-सा उठाने के साथ ही पेन स्टार्ट हो जाए, यानी कि 30 टू 70 डिग्री के दरमियान उठाने से उसको पेन होना शुरू हो जाए। वो कहे कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो पीछे दर्द होना शुरू हो गई, मेरी टाँग में दर्द होना शुरू हो गई है। तो आपने कहना है कि इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लेग रेज़ टेस्ट जो है वो आपका एक तरह का पॉज़िटिव है। इसका जो टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का स्ट्रेट लेग रेज़ टेस्ट कहते होते हैं, और आपने कहना होता है कि इसके अंदर फिर क्या होता है कि स्ट्रेट लेग रेज़ टेस्ट जो है वो आपका एक तरह का पॉज़िटिव है। और स्ट्रेट लेग रेज़ टेस्ट क्या होता है, ये आपको sciatica की बताता होता है बच्चों। समझ आ रही है? जो आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि ये आपका एक तरह का हो सकता है। तो देखिए बच्चों, आपने क्या कहना है, बैक पेन होती है, ये आपके बज़वर्ड्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ामिनर कैसे पूछता है? एग्ज़ामिनर ये पूछता होता है कि आपके पास एक पेशेंट आया, जिस पेशेंट के अंदर बैक पेन है, लेग पेन तक जा रही है। उसके बाद आपने कहना है पेन बिलो द नी है। उसके बाद आपने कहना है मोर लाइकली डिस्क हर्निएशन। किस वजह से होती है? आपकी एक तरह की डिस्क हर्निएशन की वजह से हो सकती है। पेन इन बुटोक्स, आपने कहना है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट है वो कहता है कि एक तरह का पॉज़िटिव है। तो आपने 100% जो इसका आंसर लगाना है वो क्या लगाना है बच्चों? आपने ये कहना होता है कि इसका जो आपका आंसर एक तरह का sciatica नर्व है। अब देखें इसके अंदर आपने कहना है कॉजेज़ क्या है, लंबर डिस्क हो सकती है, हर्निएशन हो सकती है, स्टेनोसिस प्रीफॉर्मिस मसल सिंड्रोम हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, शूटिंग पेन होगी, नंबनेस होगी, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन होगी, ये आपने कहना है। और उसके बाद आपने कहना है कॉमन रूट वैल्यू L4 से लेके आपकी डिस्क हर्निएशन, ये आपने लाज़मी याद करना है कि एक तरह की बच्चों डिस्क हर्निएशन जो होती है वो आपने याद करना है कि मोस्ट कॉमन L5 से लेके S1 वाली होती है। कौन-सी होती है? एक तरह की L5 से लेके S1 वाली होती है, जो कि हम देखते हैं कि डिस्क हर्निएशन होती है बच्चों। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि इसकी जो अगली नर्व है वो कौन-सा डिस्क हर्निएशन भी ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। ये आपको ये बताता होता है कि आपको कोई न कोई एक तरह का नर्व का प्रॉब्लम यहाँ पर ये चल रहा है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आप लोगों की एक तरह की फेबुलर नर्व। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है ना? तो फेबुलर नर्व के बारे में आपने ये कहना होता है बच्चों कि जस्ट इमेजिन करें कि इसका है क्या? आपने कहना है कि फेबुलर नर्व की जो रूट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं L4 से लेके S2। क्या होता है? एक तरह का L4 से लेके S2। और आपने कहना है कि इसका आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फेबुला होती है ना, एक तो टिबिया बोन है ना, दूसरी कौन-सी होती है? एक तरह की फेबुला बोन होती है। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आपकी एक तरह की फेबुला बोन है बच्चों, ठीक है? और फेबुला बोन जो होती है वो जनाब आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर आपकी फेबुला बोन है, ठीक हो गया? और ये जनाब नेक ऑफ फेबुला के ऊपर आपकी जो नर्व है ना, इस तरह आपने कहना है कि एक तरह का वाइंड्स की हुई होती है, यानी कि राउंड जो होती है ना नेक ऑफ फेबुला, उसके दरमियान उसने एक तरह का मतलब कि गड़ा लगाया हुआ होता है इसने, ठीक हो गया? उसके बाद जैसे ये लगाती है तो इसकी 2 ब्रांचेज़ होती हैं बच्चों। नंबर 1 आपने कहना है कि सुपरफिशियल, ठीक है? और नंबर 2 आपने कहना होता है कि आपकी एक तरह की इसकी डीप ब्रांच होती है, डीप फेबुलर ब्रांच होती है, ठीक हो गया बच्चों? अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चों कि जैसा कि मैंने बताया कि एक सुपरफिशियल होती है, दूसरी कौन-सी होती है? एक तरह की डीप होती है। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि सुपरफिशियल और डीप करती क्या है? जो आपकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है ना बच्चों, आपने कहना होता है कि ये आपके पाल्मर जो एरिया होता है ना बच्चों, कौन-सा? आपका प्लांटर फ्लेक्शन करवाती है, करवाती है एक तरह की बच्चों प्लांटर फ्लेक्शन करवाती है बच्चों, नंबर 1। और उसके बाद आपने कहना होता है कि जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है, एक आपकी प्लांटर फ्लेक्शन करवाती है और दूसरा आपकी क्या करवाती है? एक तरह की इवर्जन करवाती है। क्या करवाती है? एक तरह की बच्चों इवर्जन करवाती है। तो हमने क्या कहना है बच्चों, पहले नंबर पे आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है कि जो आपकी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फेबुला नर्व है, वो क्या काम करवाती है? आपने कहना है बच्चों कि वो आपकी एक तरह की आपकी आपने कहना होता है बच्चों कि आपकी एक तरह की प्लांटर फ्लेक्शन करवाती है और दूसरी कौन-सी करवाती है? एक तरह की इवर्जन करवाती है। ये आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है बात। उसके बाद आपने ये अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाँ जी जनाब, 1 मिनट पीईडी आपका ये एक निमोनिक्स होता है जिसको हम कहते हैं पेरोनियल नर्व इवर्जन, और दूसरी कौन-सी करवाती है? एक तरह का प्लांटर फ्लेक्शन या डॉर्सिफ्लेक्शन। अच्छा, ये आपकी डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा बच्चों। इसके अंदर जो मेन हाई यील्ड पॉइंट आपने याद करना है ना, वो पता है कैसे करना है? इस बात को थोड़ा समझें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करती है? आपने कहना है कि यहाँ पर आपके 2 मसल होते हैं, एक होता है पेरोनियल लोंगस और दूसरा कौन-सा होता है? एक तरह का पेरोनियस ब्रेविस होता है। सर ये अच्छा, पेरोनियस लोंगस और दूसरा कौन-सा होता है? पेरोनियस ब्रेविस होता है, ठीक हो गया। अब आपने कहना है कि ये आपके एक तरह का आपके फुट को इस तरह ऊपर की तरफ मूव करवाती है। ये कौन-सी मूवमेंट होती है? आपने कहना होता है एक तो इवर्जन, ठीक है? इवर्जन बाहर की तरफ निकालने में हेल्प करती है, इवर्जन, ठीक हो गया दूसरा। दूसरा आपने ये कहना होता है कि इसकी एक और ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं डीप फिबुलर ब्रांच। कौन-सी एक तरह की ब्रांच होती है? एक तरह की डीप फिबुलर ब्रांच होती है। ये जो डीप फिबुलर ब्रांच होती है वो कौन-सी आपका काम करवाती है? ये बेसिकली आपकी डॉर्सिफ्लेक्शन करवाती है। ये आपकी
क्या करवाती है, एक तरह की डोर्सिफ्लेक्शन करवाती है। डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको ऊपर की तरफ मूव करवाती है। क्या करवाती है? एक तरह की ऊपर की तरफ मूव करवाती है। जैसा कि आप बैठे हुए हो, आप अपने पाँव को ऊपर की तरफ करें ना जरा, फॉर एग्जाम्पल पाँव को हिलाएं, पाँव को हिला के आप ऊपर की तरफ करते हो मूव, तो आप क्या कर रहे हो? आप इसके अंदर क्या कर रहे हो? आप डोर्सिफ्लेक्शन कर रहे हो। और अगर आप अपने पाँव को बाहर की तरफ निकाल रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? आप इवर्जन कर रहे हो। तो आपने कहना है कि इसके अंदर कौन सी मेनली नर्व होती है? वो आपकी फेबुलर नर्व या पेरोनियल नर्व होती है बच्चों। ये आप लोगों ने एक तरह का याद रखना है। दूसरी बात, आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल और ये क्या काम करती होती है, आपने कहना होता है कि और ये काम करती होती है कि ये आपके जो डॉर्सम ऑफ फुट होता है ना बच्चों, समझ आ रही है? मतलब कि पूरे का पूरा जो डॉर्सम ऑफ फुट होता है, उसको सारे के सारे को सप्लाई करती है। लेकिन जो आपकी डीप ब्रांच होती है, वो आपके अंगूठे और इसके दरमियान में जो वेब स्पेस होती है, उसको सप्लाई करती होती है। एक मिनट रुके, मैं ना आपको एक बार इसके लिए ना यार कैमरा हमें ऑन करना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को एक तरह का अच्छे तरीके से समझा सकूं कि इसके अंदर होता क्या है। जस्ट 1 मिनट, ये एक बार रुकें जी, जस्ट 1 मिनट, ताकि हम इसको एक तरह का डिस्कस कर लें। क्योंकि अभी हम लगे ही हुए हैं, तो चलो यार कैसे इधर आ जाओ यार एक बार। इसको उठा दो ना, साइड पे करो, ये इधर एक बार लेटो। इसके ऊपर ऐसे लेट जाना एक बार। अच्छा बच्चों, अगर हम ये इधर कैमरा इस तरह पकड़ के रखो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने थोड़ा सा बच्चों गौर करना है, ठीक है? अब आपने गौर क्या करना है? पहले नंबर पे बच्चों आपने ये गौर करना है कि हाँ जी, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखो बच्चों, आपने कहना है कि जो पिरोनियल नर्व होती है, इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? आपने कहना है कि आपकी एक तरह की यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कैमरा आ रहा है सही तरह? हाँ। आपने कहना है कि यहाँ पर एक तरह की पीछे से, तो आपकी एक तरह की स्टैटिक नर्व होती है पीछे से, ठीक है। जैसे ये यहाँ से आती है, यहाँ पे नेक को, ये पोप्लिटियल फोसा होता है। जैसे ये पोप्लिटियल फोसा होता है, यहाँ से आपकी एक तरह की किस्में डिवाइड होती है। आपकी एक, आपने कहना फेबुलर नर्व के अंदर और दूसरी कौन सी टिबियल नर्व के अंदर। जो फेबुलर नर्व होती है वो क्या काम करती है? यहाँ पे आपने कहना होता है बच्चों कि आपका एक तरह का जो आपने याद रखनी होती है कि आपकी जो नेक ऑफ फेबुला होती है ना, जो नेक ऑफ फेबुला होती है, वहां पर आपने कहना है कि वो उसके गिर्द एक तरह का राउंड करती है। राउंड करके फिर ये सामने की तरफ आ जाती है। जैसे ये सामने की तरफ आती है, तो इसके नतीजे में आपने क्या कहना है कि यहाँ पे आई, और ये वाला जो हिस्सा है, ये सारे का सारा कौन सा हिस्सा है? ये आपने कहना है कि डॉर्सम हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा? एक तरह का डॉर्सम हिस्सा है, ठीक हो गया। अब आपको ये बात का पता होना चाहिए कि एक तरह का, ये दे देना यार, पेन देना। अब आपको ये बात का पता होना चाहिए कि एक तरह का, कल यार बोर्ड मार्कर लेके आते हैं, कोई है पड़े हुए बोर्ड मार्कर? अच्छा, अब आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक तरह का यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर इस तरह बच्चों आता है, तो ये डॉर्सम ऑफ सरफेस को सारी की सारी इस तरह ये सप्लाई करती है, ठीक है। जैसे ये डॉर्सम ऑफ सरफेस को सप्लाई करती है, उसके बाद बच्चों आगे आपने पता क्या कहना होता है कि आपकी जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है, जो सुपरफिशियल ब्रांच, क्योंकि आपको पता है कि इसकी दो ब्रांचेज है, कितनी ब्रांचेज है आपकी? एक तरह की दो ब्रांचेज है, ठीक हो गया। जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो क्या काम करती होती है? आपने कहना है कि सुपरफिशियल ब्रांच आपकी एक तरह की सेंसी सेंसेशन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट को देती है, ठीक हो गया। इन पूरे का सबको दिया, ये पूरे का पूरा फिंगर इन सबको दिया। अब ये जो आपका वेब स्पेस फर्स्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं वेब स्पेस। ये वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से को जो आपका जो सप्लाई कर रही होती, क्या बात है यार, लव यू हो गया। इस हिस्से को जो सप्लाई कर रही होती है वो कौन सी होती है? आपने कहना है कि इस हिस्से को जो सप्लाई कर रही होती है उसका नाम होता है बच्चों एक तरह का डीप ब्रांच। आपने कहना है कि डीप एक तरह का, आपने कहना है प्रोनियल ब्रांच होता है, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने कह दिया इस हिस्से को। इससे ऊपर जितना भी सारे का सारा ये जो हिस्सा होता है, उसको कौन सप्लाई करता है? आपने कहना है कि ये सुपरफिशियल करता होता है, ठीक हो गया। अब देखें दूसरा आपने आप क्या काम करना है कि इसके अंदर होता क्या है बच्चों। देखो, ये डॉर्सम सरफेस है, ठीक है। अब आपकी ये नर्व काम क्या करती होती है? आपने कहना है कि अब अगर फॉर एग्जांपल आप इसको पांव को इस तरह करें ऊपर की तरफ, आप देखें ये क्या डॉर्सिफ्लेक्शन है, ये क्या डॉर्सिफ्लेक्शन है, समझ आ रही है? तो आपने कहना है ये डॉर्सिफ्लेक्शन करवाता है। उसके बाद आपने कहना है कि अगर आपने पता क्या करना है, ये अंगूठा है ना, अब आपने इस तरह बाहर की तरफ निकाले, हाँ ये क्या इवर्जन है, मतलब कि आपका अंगूठा, आपका जो पांव है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ही है, और उसका जो पांव है वो आपका ऊपर इस तरह आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका पांव जो इस तरह जा रहा है। अब ये जो पांव जो इधर जा रहा है इसको हम कहते हैं इवर्जन, और जो हम कहते हैं कि इस तरह आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का बच्चों आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल डॉर्सिफ्लेक्शन। अब इस कंसेप्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट गौर से आपने गौर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जिस पेशेंट के अंदर नेक ऑफ फेबुला जो है
या नेक ऑफ फिबुला जो है उसका फ्रैक्चर। और एग्जामिनर मोर देन 90% क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसके अंदर जो नेक ऑफ फिबुला है वो फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व डैमेज है। पहले तो मुझे ये बताएं, शाबाश। आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि उसके अंदर आपकी एक तरह की फिबुलर नर्व डैमेज है, ठीक हो गया। अब आपने वो बताया जब फिबुलर नर्व डैमेज होगी तो डॉर्सम जो फुट होगा उसको सप्लाई नहीं मिलेगी। जब डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई नहीं मिलेगी तो दूसरी अब बात मुझे आपने बतानी है कि जो आपका ये जो फुट है वो आपकी इस तरह डॉर्सीफ्लेक्स होगा। शाबाश, नहीं होगा। जब ये डॉर्सीफ्लेक्स नहीं होगा तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का प्लांटर फ्लेक्स हो जाएगा। ये नहीं कि इस तरह चला जाएगा, ठीक हो गया। और क्या ये इन्वर्जन इवर्जन होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा, एक तरह का इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपने कहना फुट ड्रॉप हो गया। मतलब कि आपको पता है कि हाँ जी जनाब आपका जो फुट हो इस तरह होता है, अब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने कहना इसको हम क्या कहते हैं, फुट ड्रॉप कहते हैं। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट आता है उसके अंदर आप फुट ड्रॉप देख रहे हो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि जो फुट ड्रॉप हम देखते होते हैं उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज है। अगर तो शैटिक नर्व लिखा हुआ है तो शैटिक नर्व को लगाना है। अगर शैटिक नर्व ही नहीं है तो आपने क्या कहना है, आपने कहना कॉमन पिरोनियल नर्व। आपने कहना कॉमन पिरोनियल नर्व जो होती है उसकी वजह से आपको ये बात का पता होना चाहिए कि आपका फुट ड्रॉप हम देखते होते हैं बच्चों। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको याद करना है कि इसका एक निमोनिक्स होता है जिसको हम कहते हैं पी, उसके बाद आपने कहना ई और डी। ये मतलब क्या, पीईडी का मतलब क्या, पीईडी का बच्चों मतलब ये होता है कि जो आपकी एक तरह का बच्चों जो आपकी एक तरह का आपने कहना है कि जो पिरोनियल नर्व होती है वो आपकी बॉडी के अंदर करवाता क्या है। आपने कहना है कि जो पिरोनियल नर्व होती है वो आपकी बॉडी के अंदर पी से ई से मतलब होता है इवर्जन करवाता है। क्या करवाता है, एक तरह का इवर्जन करवाता है बच्चों। और उसके बाद आपने कहना है कि डी का मतलब होता है डॉर्सीफ्लेक्शन करवाता है। कौन करवाता है, एक तरह का डॉर्सीफ्लेक्शन करवाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये डैमेज होगी तो यहाँ पे इवर्जन नहीं बल्कि क्या होगी, एक तरह की बच्चों इन्वर्जन हो जाएगी। क्या होगी, एक तरह की इन्वर्जन हो जाएगी। और यहाँ पे डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, एक तरह की प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो आपने ये कहना है। तो आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल इसको एक बार बंद कर दो ताकि अभी हम फिर नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा बच्चों, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन सा चीजें होती है। कोई सिंगल ऐसा बच्चा जिसको इस कंसेप्ट की समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है ताकि फिर बच्चों हम आगे कंटिन्यू करें और आगे देख सकें कि आगे का सीन है। शाबाश एनीवन बच्चों, क्लियर है। तो आपको ये पता हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने सारे का सारा देखा कि इसके अंदर क्या होता है, इसको बच्चों हम थोड़ा सा फर्दर आगे मूव करते हैं और इसको लेके चलते हैं कि आगे का कौन सी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि एक तरह का, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसके अंदर हम ये सारे का सारी कंडीशंस देख रहे होते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों की कॉमन पिरोनियल नर्व यहाँ पे क्या काम करती है। तो यहाँ पर आपने कहना है कि कॉमन पिरोनियल नर्व क्या है। आपने कहना है वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ फिबुला। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, आपका आता होता है। वो आपको कहते हैं कि नेक ऑफ फिबुला के ऊपर कोई ना कोई फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सी नर्व डैमेज है। आपने कहना है कॉमन पिरोनियल नर्व डैमेज है। उसके बाद आपने कहना है कि सुपरफिशियल और उसके बाद डी फिबुलर ब्रांच की होती है। फिर आपने कहना होता है कि यहाँ पर जो मसल्स हैं आपको उनको सप्लाई करती है जिसके अंदर प्रोनियल लॉन्गस, ब्रेविस, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर होलिसोस। यहाँ पर मसल्स जो होंगे वो कौन से होंगे आपके, आपको पता है कि डोर्सल सरफेस जो भी होती है, जैसा कि डोर्सल सरफेस हमने अपर लिम्ब की पढ़ी थी तो वहां पर जो मसल थे वो कौन से थे, एक्सटेंसर मसल थे। ऐसे ही है ना बच्चों। और जब हम जनाब आपकी अपर लिम्ब के आपकी एक तरह की फ्लेक्सर्स आपने पढ़ी थी तो वो कौन से मसल थे, आपको पता है कि आपका एक तरह का जो पाल्मर साइड थी वहां पर हमने फ्लेक्सर मसल पढ़े थे। तो सेम यहाँ पर भी आपके एक्सटेंसर मसल आपकी डोर्सल साइड पे होंगे और फ्लेक्सर आपके कहना है कि आपकी पाल्मर साइड पे या सोल वाली साइड पे कौन से होंगे, आपने कहना है वहां पर आपके फ्लेक्सर मसल होंगे। तो यहाँ पर आपने कहना एक्सटेंसर डिजी हालोसस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। उसके बाद क्या करवाता है, इवर्ट ऑफ द फुट और डोर्सीफ्लेक्शन। समझ आ रही है। जो आपने चीज याद रखनी है वो ये दो करनी है, बाकी सारी चीजें भाड़ के अंदर आपने कहना है। उसके बाद बच्चे आपने कहना होता है कि डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है और फर्स्ट वेब स्पेस किसको सप्लाई करती है, एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि डोर्सम ऑफ फुट को, और दूसरा क्या करता है एक तरह का फर्स्ट वेब स्पेस कौन करती है, डी फिबुलर ब्रांच जो होती है वो फर्स्ट वेब स्पेस को करती होती है। ठीक हो गया। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक मिनट रुकिएगा यार बच्चों।
अच्छा बच्चों, अब देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या कहना है कि फुट ड्रॉप होगा और दूसरा क्या होगा, वर्जन जो होगी वो वीक हो जाएगी और सेंसी लॉस होना डॉर्सम फुट है। आई समझ की नहीं आई? तो इसका याद करने का जो निमोनिक सब होगा तरह का पेड, पीईडी, पी से आपने कहना पिरोनियल नर्व, ई से इवर्जन खत्म हो जाएगी और डी से डॉर्सिफ्लेक्शन इसकी उड़ गई बच्चों। ये आपने याद करना है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बच्चों देखो कि फॉर एग्जांपल आपने ये कहना होता है कि यहाँ पर सेम टू सेम वही बात है जिसके अंदर हमने ये कहा था डॉर्सिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ टो नहीं होती। आगे बच्चों आपने क्या देखना है कि फॉर एग्जांपल आपकी टीबीएल नर्व आ गई। अब देखो बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक तरह की टीबीएल नर्व की जब भी हम बात करते होते हैं तो आपने ये कहना होता है कि टीबीएल नर्व को याद करने का जो बड़ा ही प्यारा सा तरीका होता है बच्चों वो होता है टिप, TIP, टिप। समझ आ रही है? तो आपने कहना है कि जस्ट इमेजिन करें आपकी जो पिरोनियल नर्व जो टीबीएल नर्व होती है ना वो दूसरी एक दूसरे के 100% ऑपोजिट होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। ये मैं दोबारा इसका आपका एक बार कैमरा ऑन करवाता हूँ और आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। एक मिनट रुके बच्चों। एक मिनट का ये देखें इधर आप। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसके अंदर अगर आप ये देखते हैं इधर लेट जाओ ना उधर। अब देखो समझ आ रही है? अब देखो कि आपने क्या कहना है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि एक तरह का अगर हम यहाँ पे आए तो इसके अंदर जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि ये आपकी कौन सी साइड थी, ये डोर्सल साइड थी। ठीक हो गया? तो अगर ये डोर्सल साइड है तो यहाँ पर आपके जो भी मसल पाए जाते हैं वो फ्लेक्सर होते हैं या एक्सटेंसर मसल होते हैं? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों। तो आपने कहना है कि यहाँ पर जो भी मसल्स होते हैं वो आपके एक्सटेंसर मसल होते हैं। ठीक हो गया? जैसे कि एक्सटेंसर हॉरिजॉन्टल लॉन्गस हमने पढ़ा, सारे कुछ जो मसल्स होंगे वो कौन से होंगे? एक्सटेंसर मसल होंगे। और ये क्या करवाती थी? डॉर्सिफ्लेक्शन करवाती थी। और ये क्या करवाती थी? इवर्जन करवाती थी। ठीक हो गया? अब आपको पता है कि ये इधर से गुजरती थी। ठीक है? तो जो आपकी टीबियल नर्व है अगर वो इसके टोटली ऑपोजिट है तो वो कहां से गुजरेगी? पीछे से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? एक तरह का पीछे से गुजरेगी। ठीक हो गया? तो जैसे ही ये पीछे से गुजर रही होगी बच्चों तो ये आपकी फ्लेक्सर सरफेस से गुजरेगी या एक्सटेंसर सरफेस से गुजरेगी? शाबाश, मुझे बताएं। तो आपने कहना है क्योंकि ये सोल की तरफ जा रही है तो ये फ्लेक्सर सरफेस की तरफ से गुजर रही है। तो यहां पर जितने भी मसल्स होंगे वो कौन से होंगे? फ्लेक्सर मसल्स होंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पर कौन से होते हैं? एक तरह के फ्लेक्सर मसल होते हैं जैसे कि फ्लेक्सर हॉलिसुस लॉन्गस यहां पे पाया जाता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस यहां पे पाया जाता है। आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी। दूसरा, आपको पता है कि जो टीबियल नर्व का आपकी पेरोनियल नर्व जो काम करती थी वो इवर्जन करवाती थी और दूसरा डॉर्सिफ्लेक्शन करवाती थी। ऐसे ही है। तो अब फॉर एग्जांपल जो आपकी आपकी टीबियल नर्व काम करेगी वो क्या करेगी? इसकी ऑपोजिट, मतलब कि ये इन्वर्जन करेगी और दूसरा क्या करेगी? एक तरह का ये आपका कर्ल नहीं होता सोल, जैसे कि हम इस तरह कर्ल कर लें अपने, ठीक है? ये वाला काम, शाबाश, ये वाला काम। तो आपने कहना है कि ये काम करती है जिसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का बच्चों आपने कहना प्लांटर फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का प्लांटर फ्लेक्शन। ये पोजीशन को प्लांटर फ्लेक्शन कहते होते हो। तो अब आप खुद सोचो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ये आपने मैंने कहा कि हाँ जी जनाब ये प्लांटर फ्लेक्शन करवाती होती है। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी भी बंदे के अंदर एक तरह की टीबियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो इसके अंदर आप क्या प्लांटर फ्लेक्शन देखोगे? नहीं देखोगे। तो फिर हम क्या देखेंगे? डॉर्सिफ्लेक्शन देखेंगे। क्या हम इन्वर्जन देखेंगे? तो हम क्या देखेंगे? इवर्जन देखेंगे। मतलब कि अगर किसी इंसान की टीबियल नर्व डैमेज होती है तो उसके अंदर जो सारी की सारी जो खसूसियत देखेंगे वो कौन सी नर्व वाली देखेंगे? पिरोनियल नर्व वाली देखेंगे। जो पिरोनियल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक तरह का, जो पिरोनियल का एक तरह का काम है वो वाली देखेंगे। और अगर किसी बंदे के अंदर पिरोनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो फिर हम कौन सा देखेंगे? आपने कहना टीबियल नर्व वाला देखेंगे। दूसरा, ये कोई भी बंदा जो खड़ा होता है वो किस पे खड़ा होता है? अपने सोल के ऊपर खड़ा होता है। तो ये बंदा जो होगा वो इजीली सोल के ऊपर खड़ा हो सकेगा क्योंकि ये तो सोल के ऊपर तो सेंसेशन नहीं जा रही। तो आपने कहना होता है कि ये इजीली खड़ा नहीं हो सकता। टिप ऑफ सोल के ऊपर जो है वो सही तरह खड़ा नहीं हो पाता। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये क्या करता है? एक तरह का कर्ल इसके अंदर सही तरह नहीं हो पाता। तो बच्चों आपने कहना है क्योंकि ये आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि अगर कभी भी फॉर एग्जांपल आए कि एक पेशेंट है ही इज नॉट एबल टू स्टैंड ऑन टोज, एक बात, दूसरा प्लांटर फ्लेक्शन उसके अंदर एब्सेंट है, तीसरे नंबर पे सोल के ऊपर उसकी जो सेंसेशन है वो लॉस होगी तो आपकी कौन सी नर्व डैमेज? आपने क्या कहना है? टीबियल नर्व डैमेज है। कौन सी नर्व डैमेज है आपकी? एक तरह की आपने कहना टीबियल नर्व जो होती है वो बच्चों एक तरह की डैमेज होती है। ये आपने कहना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों आपने कहना है कि ये सोल के अंदर जो होता है ना यहाँ पर एक टार्सल टनल होता है, ये इधर से गुजरता होता है। टार्सल टनल सिंड्रोम को भी हम डिस्कस करेंगे, वहां पर आप लोगों ने परेशानी होना, इसको बंद करेगा। अभी हम आगे आते हैं, ठीक है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चों जो हमने पढ़ा वो सारे का सारा मैं आप लोगों को एक बार बुक से भी पढ़ा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ नोट्स के ऊपर। आपने कहना होता है कि रानी इन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आपको पता है बिहाइंड द मीडियल मिलियोलस इंटरसोल विया टार्सल टनल, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। प्लांटर फ्लेक्शन करवाता होता है, उसके बाद आपने कहना इन्वर्जन करवाता है, आपको पता
होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये आपका क्या करवाता है, सोल ऑफ फुट को ये पोस्टीरियर लेग को सप्लाई करता होता है। कांट स्टैंड ऑन टोज, उसके बाद लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन, सेंसरी लॉस। अब सिंपल सी बात आपकी कौन सी होगी, एक तरह की ये हो जाएगा। अब सारी की सारी बातें जो है हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी है, ये sciatic नर्व होती है, ये किसको सप्लाई करती है, आपके थाइस को सप्लाई करती होती है। और इसके आपने क्या कहना है कि पोस्टीरियर थाई, उसके बाद मोस्ट ऑफ द लेग एंड फुट, यहाँ पर आपकी ब्रांचेस जाती हैं। स्ट्रेट लेग टेस्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का बच्चों पॉजिटिव होता है। ऐसे ही है ना कि आपको ऊपर की तरफ टांग उठाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का पेन होगी इस मरीज के अंदर। उसके बाद आपने कहना पेन अलोंग द नर्व, वीकनेस बिलो द नी। उसके बाद आपने कहना बैक टू फुट पेन होती है, इसको हम कहते हैं sciatica कहते होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि कॉमन फिबुलर नर्व का रूट वैल्यू, कि आपने कहना है कि L4 से लेके S2 होती है। और आपने कहना होता है कि इसके अंदर काम क्या करती है, एक तरह की बच्चों आपने कहना डोर्सिफ्लेक्टर फुट की वर्जन करवाती है। अब क्या होगा, डोर्सम ऑफ फुट और उसके बाद फर्स्ट वेब स्पेस के ऊपर यहाँ पर सेंसी सप्लाई करती होती है। आपने कहना है कि अब क्या होगा, अब आपने कहना है कि हम जी इसके अंदर हम क्या करते थे, डोर्सिफ्लेक्शन एक तरह की नहीं होगी। अब आपने कहना है कि क्या होगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा, इवर्जन वीक हो जाएगी और सेंसी लॉस आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये कहना है। तीसरे नंबर पे आपकी यहाँ पर लिखी टीबियल नर्व का डिफरेंशिएशन। टीबियल नर्व क्या काम करती है, टिप। टिप का मतलब क्या, आपने कहना इन्वर्जन और उसके बाद आपने कहना प्लांटर फ्लेक्शन। उसके बाद आपने कहना है कि इंट्रिंसिक फुट मसल को भी ये सप्लाई करती होती है। ये क्या काम करती है, सोल ऑफ फुट को सप्लाई करती है, उसके बाद पोस्टीरियर लेग को सप्लाई करती है। ऐसे ही हमने पढ़ा। और अगर ये डैमेज हो जाएगी होगा, आपने कहना है कि प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी, टो वॉकिंग आप देखेंगे, उसके बाद प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होती इसके अंदर, आपने ये कहना होता है। उसके कांट स्टैंड ऑन द टोज, इन्वर्जन वीक होती है, सेंसी होता है, ये आपने याद करना। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और इसके अंदर स्टेट लेग रेस टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये एक तरह का ऊपर की तरफ ये सारे का सारा नहीं कर, जैसे करता तो इसको पेन होती है, ये आपने याद करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर होता क्या है। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों आगे कौन सा पॉइंट, और आगे हम देखते हैं कि आगे आ जाता है जनाब आपका एक तरह का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक पेशेंट आपके पास आया जिसके अंदर फुट ड्रॉप देखा, इंजरी टू कॉमन फिबुलर नर्व। यहाँ पर यही है ना बच्चों, तो क्यों आपने कहना है कि आपके एक तरह का जो आपका फिबुलर हेड जो होती है उसकी इंजरी हो सकती है, ये आपने याद करना है। उसके बाद यहाँ पर हम आते होते हैं कि एक तरह का आपने कहना है कि स्टेपिज गेट देखते होते हैं, टू क्लियर फुट ड्यूरिंग द वॉक। मतलब आपने कहना होता है कि हाँ जी जब हम जल्दी जल्दी में एक तरह का पाँव नहीं रख सकते प्रॉपरली। ठीक हो गया बच्चों। आपने कहना होता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो फिबुलर नर्व जो होती है वो आपकी एक तरह की डैमेज होती है, और इसके अंदर आपने कहना है कि ये इशू होता है। अब टार्सल टनल सिंड्रोम का भी हम बच्चों पढ़ोगे सेपरेट, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना कि इसके अंदर होता क्या है। टार्सल टनल के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो टार्सल वाला एरिया होता है ना बच्चों, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपकी जो नर्व गुजरती है उसका नाम होता है टीबियल नर्व। कौन सी नर्व होती है, एक तरह की टीबियल नर्व। अगर यहाँ पर टीबियल नर्व आपकी कंप्रेस हो रही होगी तो क्या फिर आपकी एक तरह की जो सोल ऑफ फुट होगा वहां पर आपकी प्रॉपरली सप्लाई जाएगी, क्योंकि टीबियल नर्व किसको सप्लाई करती थी, वो सोल ऑफ फुट को सप्लाई करती थी। तो अगर ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है जिसके अंदर सोल ऑफ फुट को सही तरह सेंसी सप्लाई नहीं जा रही, वहां पर पेन और टिंगलिंग लाइक सेंसेशन है, तो आप क्या कहोगे, आपने कहना ये टार्सल टनल सिंड्रोम है। ये कौन सा सिंड्रोम है, एक तरह का टार्सल टनल सिंड्रोम है। ये बच्चों आपने याद करना है। उसके बाद आओ आगे, यहाँ पर आपने ये आपका एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम ये करते होते हैं बच्चों। यहाँ पर देखें कि ये है क्या। सबसे पहले आपने जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों, वो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो ऊपर वाली बोन है, ये कौन सी बोन है, ये वाली जो बोन, वो बच्चों कौन सी बोन है, आपको नजर आ रही होगी, ये फीमर लिखा हुआ है, ये फीमर लिखा हुआ है, ऐसे ही है। yes, ओके जी। ये फीमर बोन का ये कौन सा कंडाइल है, ये लेटरल एपिकंडाइल है बच्चों, ऐसे ही है। ओके। उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये कौन सी बोन है, ये आपकी टीबिया बोन है। ठीक है, अगर आप खुद सोचो कि यहाँ से ये वाला जो धागा है, यानी कि ये जो टेंडन है, ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये आपके लेटरल एपिकंडाइल से आ रहा है, ऐसे ही है। ये लेटरल एपिकंडाइल से आके ये जनाब आपका एक तरह का एंटीरियर टीबिया आ रहा है। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब इस तरह आ रहा है कि आपका लेटरल टीबिया से आपका क्या आ रहा है, एक तरह का आपने कहना है कि आपका एंटीरियर, आपने सॉरी लेटरल फीमोर से होता है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का एंटीरियर टीबिया आता है, ऐसे ही है ना बच्चों। तो अब दूसरी बात को आपने थोड़ा सा गौर करना है बच्चों, जैसा कि हमने ये बताया। और दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि जस्ट इमेजिन करें, एक मिनट, कल एक्सपेक्टेड टेस्ट एनआरई का कह रहे हैं, देखो अल्लाह ताला खैर करे, लगता नहीं है कल। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, आपने क्या कहना होता है इसके अंदर, इसको आप थोड़ा सा बच्चों गौर करो। आपको पता है कि यार ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा आपका एक तरह का ये टीबी है, वो कौन सा एक तरह का टीबी है। ठीक है। अब सॉरी फीमर है, ये फीमर का कौन सा हिस्सा है, ये लेटरल पार्ट, ये कौन सा पार्ट आपका एक तरह का लेटरल पार्ट है। और ये टीबिया है, और टीबिया का अगर आप यहाँ पे ये बच्चों देख रहे हो तो ये कहाँ से आपका इधर सामने आ रहा है।
तो आप ये कह सकते हो कि लेटरल आपका जो फीमोरल कंडाइल होता है उधर से आपके टीबिया के एंटीरियर एक लिगामेंट होता है, आप ये कह सकते हो, एक आ रहा है। दूसरा क्या होता है, यहां पर देखो बच्चों, दूसरा ये होता है कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपने कहना कि ये मीडियल एपिकोंडाइल है, ये मीडियल ही होगा ना बच्चों, ये मीडियल एपिकोंडाइल है और इसके पीछे से ये गुजरता है। मीडियल एपिकोंडाइल आपके पीछे से गुजरा और इधर से आपने कहना है कि ये जनाब आपका क्या होता है, टीबिया के पीछे जाके ये छुप रहा है। क्या जाके कुछ छुप रहा है, एक तरह का टीबिया के पीछे जाके छुप रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको आप इस तरह याद कर सकते हो बच्चों, लैंप, आपने कहना एक तरह का लैंप। फॉर एग्जाम्पल एल क्या होता है, लेटरल। एल क्या होता है, एक तरह का लेटरल। फिमोरल का जो लेटरल एपिकोंडाइल होता है वो किसके साथ लगता है, आपने कहना टीबिया के एंटीरियरली लग रहा होता है। क्या लग रहा है, एक तरह का टीबिया के एंटीरियर लग रहा होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि फिमोरल का जो मीडियल होता है, फिमोरल का जो मीडियल होता है वो कहां लग रहा होता है, आपने कहना फिमोरल आपका टीबिया के पोस्टीरियर लग रहा होता है। कहां लग रहा है, एक तरह का टीबिया के पोस्टीरियर लग रहा है। तो बात की समझ आई, कोई नहीं आई बच्चों। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक तरह का आप लोगों को करके दिखाऊं और यहाँ पर आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों एक तरह का आपने कहना है कि जो लेटरल फिमोरल एपिकोंडाइल है ये आपका एंटीरियर टीबिया लग रहा है और यहाँ पर जो लिगामेंट उसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इस लिगामेंट का नाम क्या होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दूसरा जो मीडियल फिमोरल कंडाइल होता है यहाँ पर आपने कहना है कि ये पोस्टीरियर टीबिया यानी कि टीबिया के पोस्टीरियर लग रहा है और यहाँ पर जो लिगामेंट है उसको हम कहते हैं एक तरह का पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। याद करने का तरीका कौन सा, एक तरह का लैंप। लैंप का आपने कहना लेटरल जो होता है वो एंटीरियर के साथ लगता है, मीडियल जो होता है वो पोस्टीरियर के साथ लगता है। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आपको एक बार इसको ऊपर करो। अच्छा जी, अब हम इधर आते हैं और यहाँ पर आके एक तरह का देखते हैं कि यहाँ पर सीन क्या है। मैं आप लोगों को एक एक जो पॉइंट होगा वो एक तरह का एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो कि फॉर एग्जांपल है कि इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है। एक बार अब्दुल्ला इधर आओ यार। यार समझ आ रही है ना आप लोगों को, हेलो। ओके 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 ओके। अब देखो कि फॉर एग्जांपल इस तरह करें कि जी ये ना कैमरा ऑन करें। अब देखो बच्चों, आपने ये कहना है कि अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहां से जनाब अब्दुल्ला भाई ये देखें, ये देखें ये कैमरा इधर। ठीक है, अगर बच्चों आप ये देखते हो, अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल कि जो आप लोगों की ये जो बोन है वो कौन सी बोन है। ये बोन आपकी एक तरह की ये फीमर बोन है, ऐसे ही है। ये कौन सी है, फीमर बोन है। ठीक हो गया। अब आप खुद सोचो कि फीमर बोन का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपके एक तरह का लेटरल पार्ट है। ये आपका फीमर का कौन सा पार्ट होता है, एक तरह का बच्चों लेटरल पार्ट होता है, ऐसे क्योंकि ये बॉडी से दूर है ना। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये कौन सा होता है, एक तरह का ये आपने कहना है कि फीमर का एक तरह का मीडियल पार्ट होता है। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा, एक तरह का बच्चों आपने कहना है लेटरल पार्ट है। ठीक हो गया। अब होता है पता है क्या है, होता ये है बच्चों कि ये आपका लेटरल आपका होगा क्या कि यहाँ पर आपने कहना है कि आपकी ये वाली जो बोन होती है जो अंगूठे की तरफ होती है वो आपकी टीबिया बोन होती है। ये यहाँ से इस तरह मूव करता है, क्या करता है एक तरह का यहाँ से इस तरह आपका मूव करता है। ये नहीं कि नी के ऊपर से मूव कर जाता है, ये वैसे मैं इस तरह समझा रहा हूँ। ये आपका इधर से मूव करता है और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ये जनाब आपका एक तरह का यहाँ पर जो टीबिया का जो हेड होता है उसके एंटीरियरली लग रहा होता है। कहाँ पे लग रहा होता है, एक तरह का टीबिया बोन के एक तरह का एंटीरियरली लग रहा होता है बच्चों। तो ये आपने ये कहना कि ये इस तरह इधर से ऐसे ये मूव कर रहा है, यानी कि लेटरल का फीमोरल का कंडाइल आपके टीबिया के एंटीरियर लग गया। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि दूसरी साइड पे क्या होता है, दूसरी साइड पे बच्चों ये होता है कि जो आपका मीडियल पार्ट होता है टीबिया का फीमर बोन का, ये इधर से गुजरता है पीछे से, ये आपका इसके नीचे से, ये इसके नीचे से गुजर रहा है। ठीक होगा, इसके नीचे से ये आपका इसके नीचे से गुजरा और यहाँ पे जो टीबिया होता है ना बच्चों, टीबिया टीबिया जो बोन है वहां तक जाके और इसके पीछे चला जाता है। कहां चला जाता है, एक तरह का पीछे चला जाता है। अब ये वाला जो है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये वाला जो इसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। आई समझ के नहीं आई, क्लियर है। अब देखो कि जब कभी भी किसी भी बंदे के अंदर आपने पीसीएल या पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट या एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट का आपको ये तो पता चल गया कि एंटीरियर क्रूशियल जो लिगामेंट होता है, एक मिनट करो करो, कि एंटीरियर क्रूशियल जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि सामने कवर करता है और पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो होता है वो पीछे जाता है, ऐसे ही है। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेशेंट आए, ठीक है, इस पेशेंट को आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ऐसे पकड़ने के बाद आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे ना नी के अंदर पेन होती है जब मैं चलता
चलता हूँ, क्या होता है एक तरह का नी के अंदर पेन होती है जब मैं चलता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि जनाब एक तरह का फुटबॉल खेलने वाले, या कोई ऐसे बंदे होते हैं जिनको गाड़ी चलाते हुए उनको डैशबोर्ड जो है वो जनाब इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से उनका लिगामेंट जो होता है वो एक तरह का फ्रैक्चर हो जाता है। हर दूसरे तीसरे बंदे का हम लिगामेंट कोई ना कोई टीगर होता हुआ देखते हैं। तो उसके अंदर आप कैसे डायग्नोज करते हो कि हाँ जी जनाब एक तरह का ये एक तरह का इशू हुआ है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसको इधर से पकड़ा, ठीक है, जैसे आप इधर से पकड़ते हो तो आपने क्या काम करना होता है कि आपने इसको इधर करके, अगर तो आपने इस तरह पकड़ा और उसके बाद आपने टीबिया को पता क्या करना है, इधर आगे की तरफ खींचना है। जैसे ही आपने ये टीबिया को आपका एक तरह का आगे की तरफ खींचा और आपको लगा कि टीबिया अपनी मूवमेंट से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया है, ठीक है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम कहते हैं कि एंटीरियर ड्रायर साइन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। कौन सा? आपका एंटीरियर ड्रायर साइन पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर हमें क्या बताया जाएगा कि इसके अंदर एसीएल डैमेज हो चुका है। कौन सा डैमेज हो चुका है? एक तरह का एसीएल डैमेज हो चुका है, ठीक है। और आप कहोगे कि आगे खींचने से जो दर्द होगी वो सामने होगी। दूसरा आपने कहना होता है कि बच्चों फॉर एग्जांपल यहां पर आपने कहना इसी तरह पकड़ना है, ठीक है, जैसे आपने इधर पकड़ा और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से पकड़ कर आपने पीछे की तरफ ऐसे जोर लगाना है। अगर आपने ये पीछे की तरफ ऐसे टांग को इसके पीछे की तरफ जोर लगाया और पीछे की तरफ जोर लगाने से यहां पर पेन हुई, ठीक है, तो आपने कहना है कि कौन सा डैमेज हो चुका? आपने कहना पीसीएल डैमेज हो चुका है। कौन सा? आपका पीसीएल डैमेज हो चुका है, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लिगामेंट जो एक तरह का डैमेज हो चुका है। अब इसके अंदर एक और हम पूछते होते हैं, जैसे पेशेंट को हम कहते हैं ना कि टांग को आप आगे की तरफ मूव करो, तो जो टांग की आपकी आगे की तरफ मूवमेंट ये हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? ये एसीएल की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? एक तरह के एसीएल की वजह से हो रही है। तो जब ये टांग को आगे की तरफ मूव करेगा और मूव करने से आपका अगर पेन हो तो आपने कहना एसीएल डैमेज है। और अगर आप इसको कहो ना कि टांग को पीछे की तरफ इस तरह करो, ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपने कहना कि जब ये पीछे की तरफ इस तरह मूव कराएगा तो इस तरह आपने कहना है कि हाँ जी जनाब क्या होगा? आपने कहना है कि ये वाला जो पीसीएल जो होगा वो डैमेज हुआ होगा। कौन सा होगा? एक तरह का पीसीएल जो होगा वो एक तरह का वो डैमेज हुआ होगा। बच्चों ये आपने याद करना है। अब मैं आप लोगों को दोबारा इधर लेके आता हूँ बुक की तरफ, और उसके बाद फिर हमारा मरीज साहब जो है वो हमारे पास है, फिर हम इसके ऊपर दोबारा जो होंगे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो करते रहेंगे। तो आ जाओ बच्चों आगे इधर इस पॉइंट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हाँ जी जनाब आगे का सीन क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई, कोई ऐसा बच्चा जिसका कुछ सिंगल पॉइंट है, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। एनीवन, कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसका कोई ना कोई क्वेश्चन है वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जी ये क्या है, क्या हमें नहीं समझ आ रही, ये वो आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने ये सारा कुछ किया, तो यहाँ पर मैंने ये कहा था कि एक तरह का यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर ड्रायर साइन करते होते हो। यहाँ पर हमने क्या कहा कि पुश टीबिया बैकवर्ड, पुश टीबिया पुल टीबिया एंटीरियरली। बच्चों मैंने ये कहा टीबिया मूव फॉरवर्ड एसीएल टीएल, टीबिया मूव बैकवर्ड पीसीएल टीएल। आगे समझ बच्चों, एंटीरियर एसीएल पीसीएल पोस्टीरियर पीसीएल। अब देखो यहाँ पर हम एक और बड़ा मजे का पॉइंट पढ़ने लगे हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर एग्जांपल दो तरह की फोर्स होती है, एक को हम कहते हैं वाल्गोस फोर्स और एक को हम कहते हैं वारोस फोर्स। अब ये वाल्गस फोर्स और वारस फोर्स क्या होती है, इसके बारे में हमें इसको बड़ा मजे का कंसेप्ट है, इसको भी हम देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले बच्चों अगर कभी भी फॉर एग्जांपल आपका ये कहा जाए कि आपके पास एक तरह का एक पेशेंट आता है, ठीक हो गया, और उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया और उस पेशेंट के अंदर हम ये देखते हैं, एक बार खड़े हो जाए भाईजान, अभी आपको खड़े करते हैं और आपको आगे की जो चीज है वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये एक मिनट जी। अगर फॉर एग्जांपल ये हम हाँ इधर ही सही है। अच्छा जी, अगर हम फॉर एग्जांपल बच्चों एक तरह का यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। फॉर एग्जांपल ये ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ही ऐसे खड़ा होता है, ठीक है, आपने गौर क्या करना है, आपने ये काम किया कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे जैसे खड़ा हुआ है तो आपने ये काम किया कि ये आप इसकी टांगे ऐसी हैं बच्चों, ठीक है। एक बंदा है उसने क्या काम किया, उसने ऐसे मारा इसको, ठीक है। अब जैसे ये एक तरह का ऐसे मारता है तो अब इसके नतीजे में होगा क्या, आपने कहना है कि ये जनाब आपका एक तरफ करो, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आपने क्या कहना है कि ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। अब जैसे ये अंदर की तरफ इस तरह मूव कर रहा है तो आपको ये बात का पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो आपका लिगामेंट डैमेज हो रहा है ना वो आपका एमसीएल वाला हो रहा है। फोर्स इधर से लग रही है, कंप्रेशन इधर से लग रही है, लेकिन लिगामेंट जो डैमेज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है। समझ आ रही है? अब जैसे ही लिगामेंट डैमेज हो रहा है तो मुझे ये बताओ कि जो नी ज्वाइंट है उनके दरमियान में जो स्पेस है वो कम हो रही है ज्यादा हो रही है? इधर कम हो रही है, लेकिन यहाँ से स्पेस क्या है,
ज्यादा हो रही है, तो नीचे से स्पेस क्या हो रही है, एक तरह की ज्यादा हो रही है। तो आपने ये कहना होता है कि इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं वाल्गोस फोर्स। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, वाल्गस फोर्स कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक बंदा आता है, उस बंदे ने काम क्या किया, उसने जनाब इधर से एक तरह का ऐसे मारा, ठीक है। अब जैसे इस तरह मारता है, अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि आपने ये कहना है कि जो इसका जो नी है वो अंदर की तरफ चला गया और इधर जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, ऐसे ही हुआ। तो ये जो आपका नी जो है अंदर की तरफ गया, ये क्यों गया, क्योंकि एमसीएल डैमेज है, क्योंकि एमसीएल डैमेज है, ठीक हो गया। तो ये आपने कहना है। और उसके बाद आप देखो कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, वो ये करता है कि एक तरह का यहाँ पे आया, ठीक है, और उसने क्या काम किया, एक तरह का ऐसे, यानी कि इसके दरमियान में ऐसे कोई ना कोई चीज की, ठीक है, इधर मारा। जैसे अब यहाँ पे मारता है, ठीक है, यहाँ पे मारने से, ओ भाई, अच्छा, यहाँ पे मारने से हो क्या रहा है, आपने ये कहना है कि एक तरह का, ओ भाई, हाँ, तू एक्टिंग करनी है, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे करने से हो क्या रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रहा है और यहाँ पर नी जॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसे ही है। तो इसके अंदर जो लिगामेंट डैमेज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आपने कहना है कि ये आपका एक तरह का लेटरल क्रूशियल लिगामेंट डैमेज हो रहा है। कौन सा आपका लेटरल, क्योंकि ये आपका बाहर की तरफ निकला है, तो एलसीएल डैमेज हुआ। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, आपने कहना है कि वारुस फोर्स कहते हैं। क्या एक तरह का बच्चों, वारुस फोर्स कहते हैं बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आइए, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब ये है क्या, शाबाश एनीवन बच्चों, क्लियर है, आपको ना पता चला। तो आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का बच्चों, इसी को मैं आगे एक तरह का फर्दर कंटिन्यू करता हूं, जिसके अंदर हम आते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, और आपको पता लग जाएगा बच्चों कि जैसा कि अब यहाँ पे देखो कि एक तरह का, अब देखो वाल्गस फोर्स है, ऐसे ही है। तो वाल्गस फोर्स क्या होती थी, शाबाश, हम बाहर से अंदर की तरफ फोर्स मारते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, आपने कहना था एमसीएल डैमेज होता था। और जब एमसीएल डैमेज होता था कि जो नी था उसका जो डिस्टेंस था वो आपका कम होता था, और वैसे जो डिस्टेंस था वो क्या होता था, एक तरह का बढ़ जाता था, ठीक है। अप्लाइंग वाल्गस मीडियली फोर्स टू नी, पॉजिटिव मीडियल जॉइंट स्पेस वाइडेंड, क्या होता है, आपका एक तरह की स्पेस के होते एक तरह के नीचे से बढ़ जाती है, ये आपने कहना होता है, ठीक हो गया बच्चों। गैप का हो जाता है एक तरह का, ज्यादा हो जाता है नीचे से। उसके बाद आगे देखो, आपने कहना है वारस फोर्स क्या होता है, वारस फोर्स के अंदर आपने कहना है अप्लाई लेटरल फोर्स, समझ आ रही, लेटरल, आपने कहना बाहर की तरफ आप फोर्स अप्लाई करते हो, पॉजिटिव लेटरल जॉइंट स्पेस वाइडन। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना होता है कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम देखते होते हैं कि ज्वाइंट के दरमियान में जो स्पेस होती है वो एक तरह की ज्यादा देखते हैं लेटरल के अंदर। तो आपने कहना है कि इसको हम कहते हैं एलसीएल डैमेज है। जो आपने, जो मैंने आप लोगों को सिंपल कंसेप्ट बताया है ना, आपने उसको फॉलो करना है, वो ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। और आप अगर उसको जो मैंने करके दिखाया वो भी आपको पता लग गया होगा, ठीक है, मेरे ख्याल में अब इतना तो होना ही चाहिए आप लोगों को। उसके बाद बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ये कहता है कि हम एक और टेस्ट करते होते हैं जिसको हम कहते होते हैं मैकमरी टेस्ट, क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, मैकमरी टेस्ट कहते होते हैं। ये मैकमरी टेस्ट होता है वो आपका एक तरह का, आपने क्या नाम, मेनिस्कल टीयर के अंदर चेक करते होते हैं, और इसका एक तरीका होता है लाइम, LIME। तो आपने कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर आपकी इंटरनल मूवमेंट हो रही है, कौन सी मूवमेंट हो रही है, इंटरनल मूवमेंट हो रही है, यानी कि अंदर की तरफ कोई जा रहा है, कौन सा जा रहा है, एक तरह का इंटरनल की तरफ जा रहा है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो आपका मेनिस्कस की टीयर होती है उसको हम कहते हैं लेटरल मेनिस्कस। कौन सा मेनिस्कस होता है, एक तरह का लेटरल मेनिस्कस, ठीक हो गया। और अगर किसी बंदे के अंदर आपने कहना एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर कौन सा मेनिस्कस टीयर होता है, आपने कहना है कि मीडियल मेनिस्कस। लाइम का बेसिकली बच्चों जो निमोनिक्स है वो कुछ इस तरह है, आपने ये कहना है कि हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, LIME, ठीक है। इसका मतलब है लेटरल, ठीक है, और आई का मतलब है इंटरनल, यानी कि अगर किसी बंदे के अंदर आप इंटरनल मूवमेंट देखते हो, इंटरनल रोटेशन देखते हो, ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कि आपका एक तरह का लेटरल जो मेनिस्कस है वो एक तरह का टीयर हो चुका है। उसके बाद आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि आपका एक तरह का ई एक्सटर्नल मूवमेंट देखते हो, तो आपने कहना है कि मीडियल मेनिस्कस जो है वो उसका एक तरह का टीयर हो चुका है, समझ आ रही है, आपने ये कहना। और जब भी कभी भी मेनिस्कस का इशू होगा तो आपने वो एक साउंड आती है जैसे कि क्लिकिंग, एक तरह की पॉपिंग साउंड हो, आपने कहना यार मुझे ऐसा जैसे कोई आवाज फटी है, समझ आ रही है, तो आपने ये कहना होता है। तो इसके अंदर मेनिस्कस टीयर के अंदर आपको एग्जामिनर ये कहता है कि एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको पेन, क्लिकिंग या पॉपिंग लाइक पेन होती है, मेनिस्कस टीयर है, तो आपने कहना है कि उसके अंदर जो मूवमेंट है वो इंटरनल की तरफ जा रही है, तो ये कौन सा टीयर हुआ, आपने कहना लेटरल मेनिस्कस का। अगर ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का जो टीयर है वो जनाब आपका एक तरह का एक्सटर्नल मूवमेंट हो रही है, तो आपने कहना कौन सा टीयर हुआ, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये आपका मीडियल मेनिस्कस का हुआ। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, शाबाश एनीवन, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं, ये आपके अल्ट्रा हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, कौन कौन से। फॉर एग्जांपल बच्चों एसीएल किन में होती है, कॉमन इन एथलीट
बीट विद सडन स्टॉपिंग एंड, यानी कि एक बंदा भागता भागता एकदम रुक जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब रुकता है तो उसकी जो फोर्स है वो तो आगे की तरफ प्रेशर पड़ रहा होता है ना, इस वजह से जब आपको एकदम रुकने की कोशिश करो आप नहीं रुक पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रेशर जो वो आगे की तरफ है, तो एसीएल डैमेज हो सकता है, ये आपने कहना है। दूसरा पीसीएल क्या होता है? डैशबोर्ड इंजरी। एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है कार के लिहाज से डैशबोर्ड इंजरी, आपने कहना पीसीएल डैमेज है। एमसीएल इंजरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद मीडियल मेनिस्कस इंजरी, वो आपको पता है भाईजान। मेनिस्कल टीयर आपको पता है। उसके बाद आपने कहना होता है मेनिस्कल टीयर काज लॉकिंग कैचिंग और सेंसेशन इन नी, मतलब कि ऐसा लगता है जैसा कि उधर आपका जो नी है वो एक तरह का जकड़ गया है, मूवमेंट ही नहीं हो रही, वहां पर ही एक तरह का रुक गया है, तो आपने कहना ये मेनिस्कस टीयर। उसके अंदर पॉपिंग टीयर लाइक साउंड आप सुनते होते हो। एसीएल क्या होगा? एंटीरियर ड्राइव साइन पॉजिटिव होगा, आपको पता है कि आगे की तरफ एंटीरियर टीबिया को मूव करेंगे तो ज्यादा बाहर की तरफ निकल आएगा। पीसीएल पीछे की तरफ मूव करेंगे। एमसीएल क्या होता है? आपने कहना एमसीएल उस बंदे के अंदर हम लगाते होते हैं जिसके अंदर आपको पता है कि हम वाल्गस फोर्स लगाते थे। वाल्गस फोर्स कौन सी होती थी? हम बाहर से अंदर की तरफ पुश करते होते थे, ऐसे ही ना बच्चों। और वारस फोर्स कौन सी होती थी? जो दोनों टांगों के दरमियान से हम बाहर की तरफ फोर्स लगाते थे, जिसको हम कहते थे वारस फोर्स। उसके अंदर लेटरल और मेनिस्कस आपको पता है मकमरी टेस्ट करते हो, तो मकमरी टेस्ट के अंदर आपको पता है ये कौन सा चीज होती है। शाबाश एनीवन जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है? शाबाश एनीवन बच्चों। अच्छा बच्चे, मेनिस्कस ये होता है कि जो आपके एक तरह का, आपने कहना है कि एक तरह का इसको याद करने का तरीका होता है लाइम। ठीक है? अगर ये पूछा जाए कि एक बंदे के अंदर इंटरनल मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो आपने कहना कि लेटरल मेनिस्कस जो है ना उसका टीयर है। अगर ये कहा जाए ना किसी बंदे के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर मीडियल मेनिस्कस है, आप जो है ना वो डैमेज है, मीडियल मेनिस्कस। और जब भी किसी भी बंदे के अंदर बच्चों मेनिस्कस डैमेज होता है तो आपने ये कहना होता है कि उस बंदे के अंदर क्या होगा, एक तरह की पॉपिंग साउंड आती है, जैसा कि एक तरह की कोई आपको क्लिक लाइक साउंड आएगी। ठीक हो गया? और आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का नी जाज होता है, एक तरह का नी जॉइंट जो होता है, एक तरह का जाज नी जॉइंट जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। देखो यार, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो सोच रहे होंगे पता नहीं हम कम पढ़ रहे हैं। देखो दो ऑप्शंस हैं, जहाँ तो हम प्रॉपरली एक तरह की मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा के करें, लेकिन इंशाल्लाह मेरी बहुत कोशिश है कि हम लोग आपका, क्योंकि रीजन ये है बच्चों के आप एनाटॉमी के अंदर भी बहुत कुछ करवा रहा हूं मैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने दिन के अंदर आपकी लोअर लिम्ब अपर लिम्ब की एनाटॉमी हुई है ना, उतने दिन में आपकी आराम से उनसे पैथो हो जानी है। 3-4 लेक्चर्स के अंदर आपकी पैथो खत्म, समझ आ रही है? 3 लेक्चर्स के अंदर बल्कि हम इंशाल्लाह पैथो खत्म करेंगे। और चौथा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमारा ये टारगेट होगा कि आपका अगले 4 दिन के अंदर अंदर आपका मसलो खत्म है। तो आप ये आइडिया लगा लें खुद ब खुद ही कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया? सर ये गोडे क्यों खड़कते हैं भाईजान? गोडे गोडे क्यों खड़कते हैं? गोडे खड़कने का कोई ऐसा लेना देना नहीं होता। यहाँ पे फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से आप कहते हो कि जब फ्लूइड कम होता है तो इसका जो है वो जनाब आप कहते हो कि फ्रिक्शन साउंड्स जो होती हैं वो पैदा होती हैं। बाकी आपकी हरकतों का कोई इससे लेना देना नहीं है, इसका आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया? आपने चिल अपनी जिंदगी जो है ना वो अच्छे तरीके से एंजॉय करनी है। तो अब देखो बच्चों के फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर है क्या, तो आपने ये कहना होता है कि एक तरह का, यहाँ पर अभी हम पढ़ने लगे हैं कि फॉर एग्जाम्पल के एक तरह का एंकल स्प्रेन क्या होता है। ठीक है? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। और भाई इन वो कहते ने गंदी मोच, पाँव की मोच, और उसके बाद वो एक और वो एक मूवी के अंदर कोई एक डायलॉग था इस तरह कि ये आगे कभी बढ़ने नहीं देती, गंदी मोच और गंदी सोच, हाँ ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ये आपने सुना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंकल स्प्रेन होता है ना बच्चों, वो आपकी मोच ही होती है। क्या होती है? एक तरह की बच्चों मोच ही होती है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी ये जो आपकी मोच सिस्टम वाला जो हिसाब होता है ये है क्या। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर भी अभी हमको एक तरह का जो है वो, जब किसी भी बंदे को मोच आती है, जैसे आप खुद सोचें, ठीक है, जब कोई भी बंदा आपके पास आता है जिसको एक तरह की बच्चों मोच आती है, तो मोच के अंदर आपने मुझे ये बताना है तो उसका जो पाँव है वो अंदर की तरफ जाता है या बाहर की तरफ जाता है? थोड़ा खुद सोचें। और ये हर इंसान के अंदर जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा है,
अंदर की तरफ जाता है ना, शाबाश। तो आपने क्या कहना है कि ये मोच इंसान को तब होती है जब किसी भी इंसान के अंदर जो पाँव होगा वो अंदर की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, सुपिनेशन। सुपिनेशन का मतलब क्या होता था कि जब आप किसी चीज की एक तरह की, आपने कहना होता है कि उसकी फ्लेक्सर साइड देखते हो, यानी कि पाल्मर साइड देखते हो, या फिर उसकी एक तरह की सोल वाली साइड देखते होते हो, तब हम ये कहते होते हैं। देखो मेरी बात समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहना होता है कि सबसे पहले ये आपकी मोच आती क्यों है, आपने कहना है कि ये आप, अब मैं एक बार इधर लिखूंगा, फिर उसके बाद हमारे पेशेंट के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहना है कि ये तब होती है जब फुट की इन्वर्जन बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? एक तरह की इन्वर्जन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। आपने कहना है कि ये इस वजह से होती है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि पाँव यानी कि अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो आपका लिगामेंट आपका पूछा रहता है ना, वो कौन सा है? आपने कहना है एंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट, एटीएफएल, जिसको हम कहते हैं एक तरह का, आपने कहना कि एंटीरियर टालोफिबुलर जो लिगामेंट होता है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का डैमेज होता है। क्यों? आपने कहना है कि जब आपका पाँव अंदर की तरफ मूव करता है ना, तो एंटीरियर टालोफिबुलर जो लिगामेंट होता है ना, ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है। ये क्या होता है? एक तरह का ये वाला जो लिगामेंट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से बंदे को पेन होती है। नंबर 3, उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, के एक तरह का कभी भी अगर पूछा जाए, ठीक है, ये किस में हम देखते हैं? आपने कहना है कि ये हम देखते हैं उन लोगों में जो रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम भाग रहे हैं, आपको जनाब एक तरह की मोच आ गई, या जंपिंग कर रहे हैं, मोच आ गई, ट्विस्टिंग ऑफ एंकल, आपने कहना है कि मोच आ गई, ठीक है। तो आपने कहना है कि इन सब कंडीशन में होता है, इसको हम कहते हैं लो एंकल स्प्रेन। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? लो एंकल स्प्रेन कहते हैं बच्चों। आपने कहना है दूसरी बात, आपको ये बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर ये लो एंकल स्प्रेन का मतलब है क्या? लो एंकल स्प्रेन का मतलब ये होता है कि जो आपका एंकल जॉइंट होता है उससे नीचे दर्द हो रही होती है, ठीक है, इससे ऊपर दर्द नहीं हो रही होती, ठीक है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये आपका एक तरह का फुट के अंदर दर्द हो रही होती है भाईजान। कहाँ पे दर्द हो रही होती है? पाँव के अंदर दर्द हो रही होती है, एंकल के ऊपर दर्द नहीं, बल्कि एंकल और उससे नीचे वाली जगह पे दर्द हो रही होती है, ठीक है। ये आपने याद करना होता है। उसके बाद आपने कहना लो एंकल स्प्रेन होता है जिसके अंदर इंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट होता है, और आपने कहना है कि आपका लो एंकल का मतलब ये होता है कि जो एंकल ज्वाइंट है उससे नीचे। तो एंकल ज्वाइंट के नीचे क्या है? आपने कहना पाँव, तो पाँव के अंदर दर्द होती है। उसके बाद आपने दूसरी बात अपने जहन के अंदर बच्चों ये रखनी है, जैसा कि हमने ये बताया, कि उसी बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चों के फॉर एग्जाम्पल कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि इसके अंदर क्या है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा? ट्विस्टिंग हो जाएगी बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो लेटरल साइड होगी उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। लेटरल साइड जो होगी एक तरह की स्वेलिंग होगी। क्यों? इसको अभी हम सारा कुछ बताते हैं, मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ, उसके अंदर सारा कुछ बच्चों क्लियर हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करें, अभी हम आते हैं, आ जाओ जनाब, आप इधर आए जी। वैसे ये नोट्स वाला बैठे बैठे ऐसे एक दिन आइडिया आया है, तो ये बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन पढ़ाने में मजा आ रहा है यार इसका। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर आप देखते हैं, ठीक है, जब किसी भी इंसान को मोच आती है तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? आपने कहना है, जब किसी भी इंसान के अंदर मोच आती है तो सबसे पहले आपने कहना है कि ये जो अंगूठे वाली साइड होती है ये कौन सी है? अंगूठे वाली साइड आपकी एक तरह की मीडियल साइड है। ये साइड कौन सी आपकी? एक तरह की ये मीडियल साइड है, ठीक हो गया। और ये वाली साइड कौन सी होती है? एक तरह की लेटरल साइड होती है, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर जो आपका एक तरह का ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है? शाबाश, यहाँ पे आपका कौन सा ज्वाइंट होगा? आपने कहना एंकल। कौन सा? एक तरह का एंकल। उसके बाद आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब भी कभी भी स्प्रेन होगा या मोच पड़ेगी तो क्या होगा? आपने कहना कि इसका जो पाँव होगा वो एक तरह का अंदर की तरफ होगा। थोड़ा अंदर की तरफ पाँव करो इस तरह, ठीक है। आपने कहना कि एक तरह का अंदर की तरफ, यार एक तरह का ये करो, ठीक है, ये इस तरह होगा, ठीक है। अब देखो ये पाँव अंदर की तरफ मूव किया, जैसे ये पाँव ने अंदर की तरफ मूव किया, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन कहेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे पड़ रही है? ये वाली जगह पे। तो आपने कहना है कि यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल जो होगा वो एक तरह का, आपने कहना है कि ये एक तरह का स्वेल हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आपने कहना है कि जैसे मोच पड़ती है तो वजह क्या है? आपने कहना है कि बहुत ज्यादा इन्वर्जन होती है, और जब बहुत ज्यादा इन्वर्जन होती है तो यहाँ पर जो लिगामेंट होता है उसका नाम क्या होता है? एंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट, ठीक हो गया बच्चों। और आपने कहना होता है कि इंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट, और जो पेन है वो बंदे को इधर होती है, नी ज्वाइंट से ऊपर होती है नीचे। आपको पता है कि जिसको भी मोच आई होगी उसको आपका जो पेन होगी वो नी ज्वाइंट के नीचे होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लो एंकल स्प्रेन कहते होते हैं। क्या इतना का बच्चों? लो एंकल स्प्रेन कहते हैं। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि लो एंकल स्प्रेन के अंदर जो लिगामेंट आपका इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, तो आपने क्या आंसर करना है? एंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट होता है। आपने क्या कहना है कि पेन जब होती है वो क्या होती है? इन्वर्जन के दौर पर होती है, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने क्लियर किया। एक होता है हाई एंकल स्प्रेन, अभी हम उसको भी देखते हैं कि वो कब है। तो यहाँ पर आपको ये पता लगा कि हाँ जी जनाब, लो एंकल स्प्रेन के बारे में ये होता है बच्चों। और इसके अंदर इंटीरियर टालोफिबुलर जो लिगामेंट होता है बच्चों वो आपके एक तरह का इन्वॉल्व हो रहा होता है। और
एक मिनट जी, से मुझे पानी तो दे यार। हाँ यार पानी देना। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल आपका हाई लिस्ट में पॉइंट्स क्या होते हैं, आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल एंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट सर अगर सुपरफिशियल फीमोरल डैमेज होती तब भी इन्वर्जन होती, सुपरफिशियल फीमोरल डैमेज होती, सुपरफिशियल फीमोरल फीमोरल में इसमें इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बच्चे, उसका और हिसाब होता है। अच्छा जी, अब देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट आपने कहना इज द मोस्ट कॉमन जो होता है लिगामेंट जो होता है वो आपका एक तरह का डैमेज होता है, ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। दूसरा यूजुअली अकर ड्यू टू इन्वर्जन एंड सुपिनेशन, बच्चों आपको पता है जब उसका पाँव मुड़ रहा है तो उसका सोल सामने आ रहा है, ऐसे ही है। तो सुपिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसका सोल सामने आए या पाम सामने, उसको हम कहते हैं सुपिनेशन हिस्सा। दूसरा आपने कहना एंटीरियर वाला लो एंकल सप्रेन, आगे क्या एंटी, ये वाला पॉइंट याद करो। एंड एक और लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है एंटीरियर इंफीरियर टालो फिबुलर लिगामेंट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बच्चों आपने कहना है यहाँ पर तो एंकल ज्वाइंट हो गया आपका, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर एक लिगामेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना है एंटीरियर इंफीरियर टीबियो फेबुलर लिगामेंट, क्या एक तरह का एंटीरियर इंफीरियर टीबियो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर इंफीरियर टीबियो फेबुलर। तो ये आपका एंटीरियर इंफीरियर टीबियो फेबुलर लिगामेंट पाया कहाँ पे जाता है, क्या ये एंकल जॉइंट के नीचे पाया जाता है, उस जगह पे पाया जाता है, या उसके ऊपर पाया जाता है, शाबाश ये बताएं, ऊपर पाया जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी ये कहा जाए कि एक बंदे के अबव ऑफ आपका एंकल स्प्रेन हो रहा है और इस बंदे के अंदर कौन सी आपका लिगामेंट डैमेज है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है इसके अंदर इंफीरियर टीबियोफेबुलर लिगामेंट डैमेज है। कौन सा एक तरह का एंटीरियर इंफीरियर टीबियोफेबुलर लिगामेंट जो है वो आपका एक तरह का बच्चों डैमेज है, ये आपने याद करना है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एंटीरियर इंफीरियर टीबियोफेबुलर लिगामेंट जो होगा वो कब होगा, हाई एंकल स्प्रेन में, ये आपने याद करना है। तो हाई टाइड मोर सीवियर इंजरी, उसके बाद आपने कहना एंटीरियर इंफीरियर टीबियोफेबुलर लिगामेंट मोस्ट कॉमन हाई एंकल स्प्रेन, ठीक हो गया बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, इंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर मोस्ट कॉमन एंकल स्प्रेन ओवरऑल आपका, आपने कहना टालोफिबुलर सबसे ज्यादा होता है, ये लो एंकल स्प्रेन होता है आपको पता है, अवर इन्वर्जन सुपिनेशन की वजह से होता है। एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट मोस्ट कॉमन हाई एंकल स्प्रेन, आपने कहना कि हाई एंकल स्प्रेन के अंदर ये होता है बच्चों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल कभी भी आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आ रहा है और उस पेशेंट के अंदर आपका बैक पेन देखते हो, लेग पेन देखते हो और आपका स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट जो वो पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या बच्चों, इसको क्या होगा, शाबाश। और गिरेटिव स्टैटिक फोरामेन जो है वो आपका एक तरह का इशू है, तो उसके अंदर आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। तो आपने क्या आंसर देना, आपने कहना कि इसके अंदर जो स्टैटिक नर्व है वो एक तरह की बच्चों आपकी उड़ चुकी है, यार ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अब जल्दी जल्दी बताएं, हमने पढ़ा है। हाँ जी बच्चों क्या होगा, ओके उसके बाद आपने कहना है प्लेन पेन बिलो नहीं, आपके नी के नीचे तक पेन जा रही है, आपने कहना डिस्क हर्निएशन है, ये भी आपके स्टैटिक नर्व की वजह से होती है। उधर पेन इन बुटॉक्स एरिया, बुटॉक्स एरिया का आपने बताना पिरिफॉर्मिस मसल जो होता है ना उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे, परेशानी हो बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए। स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट है, आपने कहना पॉजिटिव इन sciatica, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर देखें इन्वर्जन इंजरी, आपने कहना लेटरल एंकल स्प्रेन होता है, क्यों, क्योंकि लेटरल साइड जो होती है वो स्वेल हो जाती है, ठीक हो गया। हाई एंकल स्प्रेन इन्वॉल्व्स सिडमोसिस आपका लिगामेंट जिसको हम कहते हैं टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ये आपको पता है कि हाँ जी जनाब हमने क्या पढ़ा, एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट जो इसके अंदर होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का ये आपका टाइम ज्यादा लेते हैं हील होने के लिए, बाकी जो होते हैं वो आपने पट्टियां शटियां करनी है, गर्म मसाज मसूज करना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि हाँ जी बच्चों साइंस ऑफ लंबोसेक्रल जो है रेडिकुलोपैथी क्या होता है, इसको बारे में हम देखते हैं। यार बच्चों रेडिकुलोपैथी का मतलब पता है क्या, ये वाला पॉइंट है आपका सारे का सारा सीधा रट्टा, सिंपल सी बात आपने याद करनी है। सबसे पहले आपको एक बात का ये पता होना चाहिए बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल ना आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है ना, उस बंदे के अंदर आप ये देखते हो ना बच्चों कि एक तरह का जस्ट इमेजिन करें कि आपका फॉर एग्जांपल L4 और L5 के दरमियान में हर्निएशन हुई है, किसके दरमियान में हर्निएशन हुई है, एक तरह की L4 और L5 के दरमियान में। तो आपने कहना है कि जब हर्निएशन इन दोनों के दरमियान में होगी ना, तो जो नर्व आपकी डैमेज होगी ना वो L4 वाली नहीं होगी, वो L5 वाली होगी। बात की समझ आई कि नहीं आई। अगर फॉर एग्जांपल दो आपके ज्वाइंट्स हैं तो दो ज्वाइंट्स के दरमियान में कभी भी हर्निएशन होगी तो जो नर्व आपकी डैमेज होगी वो कौन सी होगी या इन्वॉल्व होगी, वो कौन सी होगी, नीचे वाली होगी, ठीक हो गया बच्चों। आपने पहली बात तो यही बात याद रखनी है। अब इसके अंदर बच्चों पता क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आपकी रूट वैल्यू होती है L3
और L4 आपकी ये वाली, ठीक है, L2 L3 और L4 वाली, ठीक है, अगर आपको याद हो। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि आपकी इसकी दो रूट वैल्यू होती है, एक होती है ऑब्टूरेटर नर्व की और दूसरी जो रूट वैल्यू होती है बच्चों वो आपने कहना होता है कि आपकी फीमोरल नर्व की होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर L3 और L4 के दरमियान में किसी तरह की कोई हर्निएशन होती है ना, तो आपकी कौन सी रूट वैल्यू इन्वॉल्व होगी? शाबाश, L3 और L4 के दरमियान में अगर कोई हो रही तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? शाबाश, ये बताएं, L3 वाली होगी या L4 वाली होगी? L3 वाली होगी या L4 वाली होगी? ओ भाई, मैंने पहले तो बताया, अगर फॉर एग्जांपल दो वर्टिब्रा के दरमियान में हर्निएशन होगी तो नीचे वाली होगी। तो नीचे वाली कौन सी है? L4 है। तो आपने कहना है कि L4 इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। L4 जो बेसिकली सप्लाई करती है उसके अंदर हिस्सा होता है फीमोरल नर्व का, ठीक है। मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है कि फीमोरल नर्व बच्चों आपका क्या काम करती थी? शाबाश, फीमोरल नर्व आपका काम क्या करती थी? आपने कहना है कि फीमोरल नर्व आपका ये काम करती होती थी कि वो आपकी एक तरह का नी को, आपको पता है कि नी जर्क करती थी और आपको पता है कि एक्सटेंशन करती थी, ऐसे ही है। नी जोर को एक्सटेंशन करती होती थी। अब आप खुद सोचो, और उसके बाद आपके इंटीरियर थाई को सप्लाई करती थी। अब आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कहना है कि L3, अब आप खुद सोचो कि L3 और L4 के दरमियान में यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपने कहना है कि यहाँ पर जनाब आपका एक तरह का इशू होगा जिसकी वजह से नी एक्सटेंशन आपकी कम हो जाएगी, वीकनेस यानी कि कम हो जाएगी, पटेलर रिफ्लेक्स आपका एक तरह का कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और नी एक्सटेंशन इसके अंदर नहीं होगी। मुझे ये बताओ, अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर डिस्क की हर्निएशन हो रही है L3 और L4 के दरमियान में, तो उस पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? तो आप फीमोरल नर्व वाले बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हो ना? तो वो यही पूछा हुआ है भाईजान, उसने यही पूछा हुआ है कि अगर L3 और L4 के दरमियान में होगी तो आपने कहना फीमोरल नर्व उसकी उड़ जाएगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी एक नर्व होती है जिसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का L4 से लेके S3 तक, आपकी कौन सी थी? L4 से लेके S3 तक आपकी एक नर्व होती है, उसका उसका नाम क्या होता है जिसकी रूट वैल्यू होती है? वो हम कौन से पढ़ी थी? शियाटिका नर्व पढ़ी थी, ठीक है, L4 से लेके S3 तक। दूसरा आपने कहना है कि एक और नर्व होती है जिसको हम कहते हैं sciatica नर्व, आपके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती थी, एक होती थी आपकी एक तरह की बच्चों पिरोनियल नर्व और दूसरी कौन सी थी आपकी? एक तरह की टीबियल नर्व। तो जो आपकी टीबियल नर्व होती है ना बच्चों, आपने ये याद रखना है, जो आपकी टीबियल नर्व होती है, तो टीबियल नर्व के बारे में आपने कहना है कि टीबियल नर्व बेसिकली इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? टीबियल नर्व की रूट वैल्यू होती है L4 से लेके S3 तक, यहाँ तक। और जो पिरोनियल नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू होती है L4 से लेके S2 तक। कहां से? आपकी L4 से लेके आपकी S2 तक। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जस्ट इमेजिन करें बच्चों, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, ये देखें बच्चों, ये आपकी फिबुलर नर्व है, क्या लिखा है? L4 से लेके S2 लिखा हुआ है। टीबियल नर्व है, L4 से लेके S3 तक लिखा हुआ है, ऐसे ही है। तो अब मुझे आपने ये बताना है बच्चों कि अगर L3 और L4 के दरमियान में कोई हर्निएशन होती थी तो कौन सा हिस्सा डैमेज होता था? शाबाश, कौन सा हिस्सा डैमेज होता था? शाबाश, आपको पता है कि L4 वाला होता था। और L4 जो नर्व होती थी वो मेनली कौन सी थी? आपको पता, फीमोरल नर्व थी। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आपके पास आता है, उस बंदे के अंदर L4 से लेके L5 के दरमियान वाला हिस्सा आपका हर्निएट करता है ना, तो जो L5 वाली मेनली होगी ना, ये डैमेज होगी। और L5 जो मेनली होती है ना, वो बच्चों पता कौन सी होती है? वो आपके कहना है कि वो आपकी एक तरह की, आपने कहना होता है कि जो आपकी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होती है, वो आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कभी भी अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन सा होगा, आपने ये कहना होता है कि इस बंदे के अंदर आपकी एक तरह की कॉमन पिरोनियल नर्व जो होगी वो आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। और आपको पता है कि कॉमन पिरोनियल नर्व का काम क्या होता था? कॉमन पिरोनियल नर्व का बच्चों काम क्या होता था? शाबाश, कॉमन पिरोनियल नर्व का काम, आपने कहना है कि कॉमन पिरोनियल नर्व का काम होता था, पिरोनियल का नाम क्या था? पीईडी। क्या होता था? एक तरह का पीईडी। आपको याद करने का मैंने तरीका बताया था कि पिरोनियल पी से, पिरोनियल ई से कहना आपने एक तरह का इवर्जन बोलना है और डी से क्या बोलना है? एक तरह का डोर्सिफ्लेक्शन बोलना है, ठीक है। तो अब किस बंदे के अंदर L4 और L5 के दरमियान में इशू होगा, ठीक है। अब मैं इसको याद करने का आपको एक निमोनिक्स देता हूँ, L4 और L5। अब आपने इसको पता कैसे याद करना है? L4 और L5, समझ आ रही है? 5 क्या है? पी से शुरू हो रहा है, तो पिरोनियल कहां से शुरू हो रहा है? शाबाश, पिरोनियल कहां से शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि L4 यानी कि L4 और L5 के दरमियान अगर किसी भी बंदे ਨੂੰ कोई भी हर्निएशन होती है तो पी वाली ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਿਰੋਨੀਅਲ ਨਰਵ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਕਿ L4 ਔਰ L5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ L4 ਔਰ L5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल पिरोनियल नर्व होती है, क्या पिरोनियल नर्व होती है। तो पिरोनियल पी से
और 5 पी से। समझ आ रही है? आपने ये कहना है, ठीक है, सिंपल। तो आपको ये नहीं भूलेगा बच्चों, ठीक है। तो आपको पता चला, बाकी आपको वैसे ही पता है कि पिरोनियल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पिरोनियल किस तरह काम करता है, इतना तो पता ही है। तो यहाँ पे देखो बच्चों के क्या है, आपने कहना है डोर्सिफ्लेक्शन वीक हो जाएगी, उसके बाद आपने कहना है कि इसका कोई स्पेसिफिक रिफ्लेक्स नहीं, डिफिकल्ट वॉकिंग ऑन हील्स, ये आपको पता है, ठीक हो गया। इसके अंदर आपने ये कहना है। दूसरा आपने कहना होता है बच्चों कि यहाँ पर अब L5 और S1 क्या होता है, एक तरह का S1, ठीक हो गया, L5 और S1। इसको आप कैसे याद करते हो? देखो बच्चों, S1 का मतलब क्या, सोल है। S1 का मतलब एक तरह का सोल है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपकी लोअर लिम्ब की ऐसी कौन सी नर्व होती थी जो सोल को सप्लाई करती थी? शाबाश, ये बताएं। आपकी ऐसी कौन सी नर्व होती थी जो सोल को सप्लाई करती थी? वो कौन सी थी? टीबियल थी ना, ठीक है। तो S1 से याद करो सोल, और टी से याद करो टीबिया। सिंपल। आपको पता है कि सोल को जो नर्व सप्लाई करती थी वो टीबिया थी। तो यहां पर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, टीबिया नर्व का जो काम होता था वो क्या होता था? टिप। आपने कहना है आपने इन्वर्जन, और दूसरा होता था प्लांटर फ्लेक्शन। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये कहे कि हाँ जी जनाब आपके पास एक तरह का पेशेंट है जिसके अंदर प्लांटर फ्लेक्शन या इन्वर्जन नहीं हो रही, तो उसके अंदर कौन सी रूट वैल्यू डैमेज होगी? तो आपने कहना L5 से लेकर S1 के दरमियान में, वहां पर आपकी एक तरह की हर्निएशन होगी बच्चों। और समझ आई कोई नहीं आई बच्चों? तो आपने यार कुछ के पॉइंट्स है जिसको आपने याद इस तरह करना है। पहले नंबर पे आपने क्या याद करना है बच्चों? पहले नंबर पे आपने ये याद करना है कि कभी भी आप लोगों के पास कोई पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आपको ये कहा जाए कि आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, और उस पेशेंट के अंदर आप क्या देख रहे हो? उस पेशेंट के अंदर बच्चों आप ये देख रहे हो कि उसके अंदर एक तरह का आपका कोई भी वर्टिब्रा L4 L5 है। तो आपने कहना जब भी हर्निएशन होगी तो हर्निएशन होने के नतीजे में जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो नर्व डैमेज होगी। कौन सी नर्व डैमेज होगी? एक तरह का बिलो वाला, ठीक है। पहली बात आपने कहनी कि जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो नर्व डैमेज हो गई। क्लियर बच्चों? दूसरी जो बात आपने करनी वो क्या है? दूसरी बच्चों आपने ये बात करनी है कि जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल L3 है और आपका एक तरह का L4 है। अगर इसके दरमियान में हर्निएशन होगी तो L4 मेनली इन्वॉल्व होगी नर्व, और L4 जिसको शो करती है वो आपने कहना है कि फीमोरल है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और याद कर लो। L4 फीमोरल F, ये निमोनिक्स इसका याद करो। 4 और उसका नाम आपने कहना फीमोरल, F से 4 और F से फीमोरल, ठीक हो गया। दोनों सेम सिमिलर साउंड दे रहा है। तो आपने कहना कि फीमोरल होगी तो नी जो जर्क होगा, जो पटेलर रिफ्लेक्स होगा, वो आपका एक तरह का आपका कम हो गया। आपने कहना एक तरह का बच्चों पटेलर जो रिफ्लेक्स होगा वो एक तरह का कम हो जाएगा बच्चों, आपने ये कहना होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का जो नी जर्क होगा वो आपका एक तरह का आपका एक तरह का नी की जो एक्सटेंशन होगी वो एक तरह की बच्चों कम हो जाएगी, ये आपने कहना होता है, ठीक है। उसके बाद L4 और L5 के दरमियान में कोई चीज इन्वॉल्व होगी तो वो कौन सा आपका हिस्सा इन्वॉल्व होगा बच्चों? L4 और L5 के दरमियान में होगा तो कौन सा हिस्सा होगा? L5। L5 को क्या कहते हैं पंजाबी, या जो दूसरा 5 या 5 या आप कह लो, ठीक है। ये आपका एक तरह का पी, ठीक है। तो पी से कौन सी आपकी नर्व बनती है? पिरोनियल। कौन सी? एक तरह की पिरोनियल। और पिरोनियल का काम क्या होता है? पीईडी, पेड। पेड का मतलब ई का मतलब इवर्जन है, और डी का मतलब डोर्सिफ्लेक्शन है। तो आपने कहना कि हाँ जी जनाब ये डैमेज होगी, ना इवर्जन होगी ना डोर्सिफ्लेक्शन होगी। दूसरी बात देखें बच्चों, आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि L5 से लेके S1 तक। S1 किसको शो करता है? S से सोल बनता है। तो सोल को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी? आपकी टीबीएल। तो आपने कहना है टीबीएल को आप इस तरह याद करो, तो इसका जो निमोनिक्स होता है वो होता है टिप। टिप को मतलब क्या होता है कि जो टीबीएल नर्व होती है वो इन्वर्जन करवाती है, और दूसरी कौन सी करवाती है? आपकी प्लांटर फ्लेक्शन करवाती होती है। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर टीबीएल नर्व डैमेज हो जाएगी तो इन्वर्जन की जगह पे इवर्जन हो जाएगी, और प्लांटर फ्लेक्शन की जगह पे डोर्सिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये बंदा जो होगा कभी भी अपने सोल के ऊपर सही तरह खड़ा नहीं हो सकेगा, ये आपने ये कहना होता है। ये जनाब आपने याद करना, टिप ऑफ टोज के ऊपर एक तरह का स्टैंड करने में इसको इशू होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन बच्चों। वरना हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या सीन होता है। तो यहाँ पर देखे बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी वही बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है, कोई भी एक नई बात नहीं है जो आपने याद करना है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक मिनट यार। भैया को फोन कर अल्लाह अकबर। खरा नहीं हो पाएगा वो। अच्छा बच्चों, तो अब देखें कि आगे का सीन क्या है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का सबसे पहले आपने कहना है एंटीरियर टॉलोफिबुलर लिगामेंट इन्वर्जन में डैमेज होता है, मोस्ट कॉमनली एंकल स्प्रेन, ठीक है। ये देखें इन नोट्स के अंदर सबसे ज्यादा मजे का पता पॉइंट क्या है? जो हाई यील्ड पॉइंट्स है ना वो उनको बार बार लिखा गया है, और एग्जाम के अंदर आता भी ये है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब एंकल स्प्रेन जो है वो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर यार खैर है।
ये नेट ऑन करो ना यार कोई अपना, ये तुम्हारा ही ऑन है तो वही लगाया हुआ है भाईजान। आपका इधर नेट ऑन है हॉटस्पॉट? रेडमी नोट 8 है? नहीं, इसका पासवर्ड क्या है? जंती लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 मिनट जी। इंशाल्लाह इस दफा जो है ना, चाहे मैं कहता हूँ 30 बच्चों को ट्रेन कर लो, 40 को कर लो, लेकिन ट्रेन ऐसा करो कि उनमें से अगर आपके 30 बच्चे हैं ना तो 30 में से 25 के एग्जाम निकलना चाहिए कम से कम। इस तरह होना चाहिए। अब मसला ये है कि यहाँ मेरे पास जो है ना वो 4 बैठे हुए हैं, वो कहते हैं 4 कहीं हम तो नहीं है। नहीं यार ऐसा नहीं है, आप परेशान ना हो। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी। अब देखो बच्चों कि फॉर एग्जांपल एंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट इंजर्ड इन इन्वर्जन, ये आपको पता है मोस्ट कॉमनली एंकल स्प्रेन। डिस्क हर्निएशन, नर्व रूट बिलो द लेवल इज अफेक्टेड, बिलो द लेवल। आगे क्या स्ट्रेट लेग क्या होता है, आपने कहना ये किसको शो करता होता है, आपने कहना है कि ये आपका sciatic नर्व को शो करता होता है। ठीक है, डॉक्टर जबीउल्लाह आ गया जी, आगे आ जाओ जी। आगे हम देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे बच्चों एक तरह का, अच्छा जी, अवर इन्वर्जन, सुपिनेशन, एंटीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट लो एंकल स्प्रेन, एंटीरियर इंफीरियर टालोफिबुलर लिगामेंट क्या होगा, एक तरह का बच्चों हाई एंकल स्प्रेन। आपने कहना कि ये लिगामेंट इसमें डैमेज होता है। हाई टाइड सवियर, आपने हाई टाइड का मतलब क्या है, आपको पता है कि एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट जो होता था, अगर ये डैमेज होगा तो इसको टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये सवियर होता है। दूसरे नंबर पर स्ट्रेट लेग रेस पॉजिटिव होता है, प्रेस्थीजिया वीकनेस ये हम देखते होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब होता है स्ट्रेट लेग रेस, कब होता है, आपने कहना sciatic नर्व को बताता होता है, जो कि आपका ये बताता होता है। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं आगे, और आगे देखेंगे बच्चों के आगे का सीन क्या है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे जो है वो हाई यील्ड क्लिनिकल पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है sciatica बैक पेन रेडिएटिंग बिलो द नी अलोंग द नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या कहना, अगर नी से नीचे पीछे की तरफ किसी को दर्द जा रही है आपके सोल तक भी इवन के, तो वो कौन सी नर्व वो पेन है, sciatica की पेन है। डिस्क हर्निएशन क्या होगी, मोस्ट कॉमनली जो इफेक्ट होती है वो कौन सी होती है, L4 L5 और L5 से लेकर S1 वाली। पेन जो बुटॉक्स वाली एरिया में होगी वो कौन सा था, प्रीफॉर्मिस, दोबारा बोल रहा हूँ प्रीफॉर्मिस। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकती है, रेडिकुलोपैथी आप कहते हो। स्ट्रेट लेग रेस पॉजिटिव किस में होता है, आपने कहना है मोस्ट सेंसिटिव किसमें, L5 से लेके S1 में इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं sciatica नर्व होती है। और S1 में कौन सी नर्व है आपका, शाबाश, ये कौन सी नर्व होगी आपकी L5 और S1 में, जो मेनली जो नर्व होती है बच्चों, कौन सी, टीबियल है कि पिरोनियल है? मर्जी है यार, पिरोनियल मेरे से सुनने लगी हो कैसे होगी। L4 से लेके L5, 5 पंज, S1 सोल, टीबियल सोल को करती है। उसके बाद आपको पता है कि हील वॉकिंग आपका कहता है डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन आपका किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, शाबाश, आपको पता है कि डोर्सिफ्लेक्शन जिसके अंदर आपका इन्वॉल्व होता था वो कौन सा था, आपकी प्रोनियल नर्व थी बच्चों, जो कि L4 और L5 के दरमियान में, आपने कहना P से 5 और P से प्रोनियल। टो वॉकिंग आपने कहना होता है कि टो वॉकिंग के अंदर कौन सी होगी, एक तरह की एस होगा, प्लांटर फ्लेक्शन जिसमें हम कहते हैं टो वॉकिंग। अच्छा जी, अब आगे बच्चों आ जाओ। आपने कहना है कि आगे यहाँ पर आप ये देखते होते हो एक तरह का नेक्स्ट, कि यहाँ पर कौन कौन सी आर्टरी और नर्व जो होती है वो एक तरह की डैमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसके अंदर आपने कहना है ये आपका, फॉर एग्जाम्पल नर्व एंड आर्टरीज आर फ्रीक्वेंटली नेम टुगेदर बाय द बोन्स इन द रीजन। ये सारा कुछ हम एक तरह का पढ़ चुके हैं। लोअर लिम्ब का ये एंड वाला पॉइंट्स है जो कि आपकी एनाटॉमी के पोर्शन के हिसाब से, जैसा कि मुझे ये बताओ कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व अगर डैमेज होगी तो उसके साथ जो आर्टरी डैमेज होती है उसका नाम कहता है लॉन्ग थ्रेसिक आर्टरी होती है। मैंने आपको सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अंदर बच्चों पढ़ाया था कि आपकी एक्जी नर्व डैमेज होती है, तो एक्जी नर्व के साथ जो आपकी आर्टरी डैमेज होती है उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, शाबाश, एक्जी नर्व के साथ जो आपकी आर्टरी डैमेज होती थी उसका नाम क्या था, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, एक्सिलरी आर्टरी थी। तो यहाँ पर देखो उसने ये लिखा हुआ है मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस जब होता था वहां पर जो नर्व डैमेज होती थी वो कौन सी थी, जहां पर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती थी वहां पर जो नर्व डैमेज होती थी वो कौन सी थी, आपको मैंने बताया था कि रेडियल नर्व होती थी। और रेडियल नर्व वहां पर आपको मैंने बताया था कि एक आर्टरी होती थी जिसको हम कहते थे प्रोफंडस ब्रेकाई आर्टरी, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर आपने कहना प्रोफंडस ब्रेकाई आर्टरी का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं री डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते होते हैं।
होते हैं, क्या एक तरह का डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते होते हैं। अब देखें क्यूबिटल फोसा था, क्यूबिटल फोसा के साथ मैंने जब आपको बताया था बच्चों कि एक मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व के बिल्कुल साथ आपकी जो आर्टरी पाई जाती है, जिसको मैंने कहा था मीडियल टू लेटरल जब मूव करते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि पहले नंबर पे मीडियन नर्व होती है, दूसरे नंबर पे ब्रेकियल आर्टरी होती है, तीसरे नंबर पे फिर जो एंड पे आता है वो टेंडन आता है। क्या एक तरह का टेंडन आता होता है, समझ आ रही है। और वेन के अंदर हम कहते हैं कि मीडियल साइड पे सबसे ज्यादा बेसिलिक वेन आती है, और उसके बाद दूसरी साइड पे लेटर साइड पे सेफेलिक वेन आती है, और उन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन रखता होता है उसको हम कहते हैं मिड क्यूबिटल वेन आती होती है। तो आपने ये कहना है कि जब मीडियन नर्व होगी तो ब्रेकियल आपकी आर्टरी जो होगी वो एक तरह की डैमेज होगी बच्चों। पोप्लिटियल फोसा जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर कौन सी आर्टरी थी, नर्व थी। पोप्लिटियल फोसा के अंदर आपको पता है कि पीछे जो नर्व होती है वो आपका पीछे पोप्लिटियल फोसा, तो वहां पर आपकी कौन सी नर्व है, पोप्लिटियल आपकी टीबियल नर्व है। और यहाँ पर जो आर्टरी होती है उसके नाम से आपने पोप्लिटियल आर्टरी कहना होता है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, टीबियल नर्व पोस्टीरियर टू मीडियल मेलियोरिस इसको कहते हैं, तो वहां पर पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी होती है, कौन सी आपकी एक तरह की पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी होती है बच्चों। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही बातें लिखी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सियल लेटरल थोरैक्स है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व लेटरल थोरैसिक आपने कहना है आर्टरी होती है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अंदर कौन सी आपने कहना एक्सी नर्व, उसके बाद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मिड शाफ्ट ह्यूमरस आपने कहना डीप ब्रोकाई आर्टरी, उसके बाद आपने कहना डिस्टल ह्यूमरस आपने कहना ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद पोप्लिटियल फोसा आपने कहना पोप्लिटियल आर्टरी, उसके बाद आपने कहना पोस्टीरियर टू मीडियल मेलियोरस आपने कहना पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, कौन सी एक तरह की पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। अब देखें इंजरी टू डिस्टल नर्व इन द ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर आपने कहना रिस्ट ड्रॉप, क्यों और भाई रिस्ट ड्रॉप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रेडियल नर्व डैमेज होगी तो आपको पता है कि रिस्ट ड्रॉप हम देखते होते हैं। ब्रेकियल आर्टरी इंजर इन डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर, क्यों, क्योंकि आपने कहना ये मेजर ब्लीडिंग करवाएगी, और आपने कहना कि ये मीडियल नर्व के साथ होती है, क्यूबिटल फोसा के अंदर पाई जाती है। पोप्लिटियल आर्टरी जब डैमेज होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने साथ पोप्लिटियल फोसा पर तो दोनों होती है ना टीबियल एंड फिबुलर बच्चे, जब वो पोप्लिटियल फोसा से ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर ही ये काम क्या करती होती है कि आपकी जो एक तरह की कॉमन फिबुलर जो आर्टरी होती है वो आपका मूव करके आपका आगे आ जाती है, समझ आ रही है। ये थोड़ा सा ऊपर ही, जैसे अगर ये पोप्लिटियल फोसा है तो इधर से आगे इस तरह ये आ जाती है, सामने आ जाती होती है, ये इस तरह मूव करके, ये आपने याद करना है। उसके बाद आगे देखें बच्चों, टीबियल नर्व इंजरी एट एंकल क्या होगा, लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। आपको पता टीबियल नर्व क्या काम करती थी बच्चों, आपको पता टीबियल नर्व टिप करवाती थी, आपको पता क्या टिप का मतलब क्या, प्लांटर फ्लेक्शन आपने कहना है, और उसके बाद आपने कहना है प्लांटर सरफेस के ऊपर सेंसेशन जो कि लॉस होगी, ये आपने कहना होता है, ठीक है, और इन्वर्जन होगी। यहाँ पर देखो बच्चों सेम वही बातें और कोई भी नहीं है, ये आपने याद करना है बच्चों, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था आप लोगों का एक तरह का, आपने ये याद करना है कि इसके अंदर पोर्शन कौन सा आता है। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक, वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे का सीन क्या होता है। देखो बच्चों यहाँ पर आपने ये कहना होता है कि सोर्स एब्सेस क्या होता है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। अली असद, जी सर, क्लियर है सर। ओ अली असद, जी सर। अली असद, हेलो हेलो। माशाल्लाह, अली असद, आगे का सीन क्या, देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ना अब हमने ये देखना होता है बच्चों के सोर्स सबसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्स सबसेस के अंदर चीजें आती कौन सी हैं। आपने कहना होता है बच्चों कि एक तरह का जो इलियोसोस जो मसल होता है ना, इलियोसोस मसल होता है, अगर इसके अंदर किसी तरह की अब्सेस बन जाए तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं कि आपकी सोर्स अब्सेस है। अब हमने ये कहना है कि इलियोसोस जो मसल होता है भाईजान ये होता कहाँ है। अब ये खुद सोचें, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका एक तरह का आपका मसल है इलियोसोस, ठीक है, ये आपका, ये कहाँ पे जा रहा है अगर आप खुद सोचो, तो आपको पता है कि यार ये मसल जो है वो वर्टिब्रा से शुरू हो रहा है, ऐसे ही है ना। कहाँ से शुरू हो रहा है एक तरह का बच्चों, आपने कहना है कि ये मसल जो है ये तकरीबन आपके लंबर वर्टिब्रा से शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कहना होता है कि ये जनाब नीचे की तरफ जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कहना है कि आपके इलियम इलियक फोसा के से गुजरता है, और उसके बाद आपने कहना होता है कि यहाँ पर आपका एक टेंडन होता है जिसको हम कहते हैं कि ये आपका एक तरह का टेंडन के साथ लग जाता है, और इसको हम जो नाम देते हैं उसको हम कहते हैं इलियोसोस टेंडन, क्या एक तरह का इलियोसोस टेंडन कहते हैं। तो बात करने का जो मतलब है वो क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी, जो फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि आपका एक पेशेंट आया, उस बंदे का किसी भी बंदे के अंदर हम देखते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है, आपने कहना है कि ये जनाब आपका जो सोर्स मसल होता है वो जनाब आपने कहना लंबर वर्टिब्रा से ये शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ये जनाब आपका बिल्कुल नीचे जाके आपका इवन के फीमर बोन का यहाँ तक हिस्से तक ये मूव करता है। अब देखो अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई अब्सेस बन जाती है, कोई बंदे को फीवर हो जाता है, कोई पस इकट्ठी हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते
होते हैं एक तरह का बच्चों, आपने कहना होता है इसको हम कहते होते हैं कि इलियोसोस अब्सेस कहते होते हैं, कि एक तरह का बच्चों आपने कहना इलियोसोस अब्सेस कहते हैं। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि इलियोसोस अब्सेस हम ज्यादातर देखते किसमें है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, बाज औकात ऐसे कोई पेशेंट होते हैं जिनको टीबी की बीमारी होती है, ठीक हो गया, टीबी की बीमारी होती है। टीबी की बीमारी जो होती है ये हड्डियों की भी एक टीबी होती है। अगर ये टीबी आपकी हड्डियों की भी टीबी हो जाती है, इसको हम कहते हैं पोर्ट डिजीज है। तो कोई ऐसा बंदा होता है जिसको पोर्ट डिजीज हो, तो उसकी वजह से जनाब आपके इलियोसोस अब्सेस हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहना होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर किसी बंदे को एक तरह का आपकी हड्डियों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस, क्या एक तरह का बच्चों ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, ये आपका कॉज हो सकता है। नंबर टू, आपने ये कहना होता है कि अगर किसी बंदे को बच्चों एक तरह का पाइलोनेफ्राइटिस हो, मतलब कि किडनी की इन्फ्लेमेशन और वो आपकी बोन तक चली जाए, क्योंकि आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये आपका करवा सकता है। नंबर थ्री, आपने ये कहना होता है बच्चों कोई भी ऐसे बंदे जो कि जनाब आपके खुद इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, एड्स के बंदे हैं, आपको पता है आईवी ड्रग अब यूजर जो है वो हर किसी का वही टीका सेम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन, वो लगा लगा के एक बंदे को इन्फेक्शन है दूसरे को होती है, और वहां पर जनाब एक तरह का इलियोसोस अब्सेस हो सकती है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि पोस्ट सर्जरी की वजह से भी ये हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट है अगर आपके पास आता है इलियोसोस अब्सेस के साथ, तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, अब्सेस है, फीवर देखोगे, तो अब्सेस के अंदर क्या देखते हो, आपने कहना है कि आपकी एक तरह के चिल्स देखते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जब ये बंदा चलेगा ना बच्चों, तो ये आपका लंगड़ा होके चलेगा, ये आपने कहना सीधा होके नहीं चल सकेगा क्योंकि इसके पेन होगी, ठीक हो गया, ये आपने कहना होता है। उसके बाद आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर हम क्या देखते होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो हिप की जब एक्सटेंशन करवाता है, मतलब जब ये हिप की एक तरह की एक्सटेंशन करवाता है, हिप एक्सटेंशन करवाता है, तो इसके अंदर जो पेन होती है वो वर्स हो जाती है, पेन है वर्स हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि जब हम इसको देखते हैं टैकीकार्डिया होता है, उसके बाद जनाब आप देखते हो कि ये सेप्सिस के अंदर पेशेंट जा रहा होता है, ये सारी की सारी कंडीशन देखनी है। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये पूछे बच्चों कि आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, उसको बैक पेन है, साथ उसको फीवर है, ठीक है, फीवर है, साथ उसको चिल्स है, उसके साथ वो लिंपिंग कर रहा है, कि एक तरह का लिंपिंग कर रहा है, सही तरह चला नहीं जा रहा, तो आपने कहना है ये सोर्स अब्सेस है, ठीक होगा। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि अगर किसी भी बंदे को एक तरह की टीबी की बीमारी है तो उसकी वजह से भी सोर्स अब्सेस हो सकती है। अगर किसी बंदे को आपने कहना होता है कि हिप की एक्सटेंशन के ऊपर पेन होती है, कौन सी हिप की एक्सटेंशन के ऊपर, ठीक हो गया, तो आपने कहना होता है कि एक तरह का ये कौन सा आपका एक तरह का आपने कहना है कि ये आपका इलियोसोस अब्सेस है। ये वर्ड आपने याद करने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखे हुए वर्ड्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपने कहना है ये आपके एग्जाम के अंदर आपकी इजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कि आपने याद करने हैं। देखो अब वहां पर ये चीजें तो नहीं है ना, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, आपने कहना है कभी भी पेशेंट आए उस पेशेंट के अंदर बैक पेन हो, फीवर हो, लिंपिंग हो, प्लस वो कहा जाए कि सोर्स साइन इसके अंदर पॉजिटिव है। पोस्ट सोर्स साइन का मतलब है कि हिप की एक्सटेंशन के ऊपर के एक तरह की पेन हो रही है, आपने कहना इलियोसोस अब्सेस है। उसके बाद आपने कहना होता है कि क्रोन डिजीज की वजह से, टीबी की वजह से, ओस्टियोमाइलाइटिस की वजह से, किसी वजह से भी हो सकती है। और जब हम बच्चों इसके अंदर हम करते हैं ना कि सीटी और एमआरआई, तो हमें पता कैसा फ्लूइड मिलता है, आपने कहना हाइपोडेंस फ्लूइड मिलता है, कौन सा एक तरह का हाइपोडेंस फ्लूइड मिलता है, ये आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। और अगर कभी भी पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो वर्टिब्रल ओस्टियोमाइलाइटिस है, यानी कि आपकी हड्डियों की जो इन्फ्लेमेशन होती है ना बच्चों, वो मोस्ट कॉमन कॉज ये होती है, वर्टिब्रल ओस्टियोमाइलाइटिस आप इसको ये कहते होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने ये याद करना है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर आपको ये एक तरह का ट्राइंगल वगैरह का याद करने का कोई फायदा नहीं है, ना भी याद करें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि क्या लिखा हुआ, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपने कहना है कि इलियोसोस अब्सेस क्या होता है, collection of pus in the ileoceous compartment may spread from the blood or from the adjacent structure, या तो वो ब्लड से फैलेगी या क्या फैलेगी, एक तरह की साथ वाले स्ट्रक्चर से फैलेगी। अब देखिए साथ वाले स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ओ भाई यहाँ पर जो आपके वर्टिब्रा के साथ क्या किडनी पाई जाती है, तो अगर किसी भी बंदे को पाइलोनेफ्राइटिस हो तो इस वजह से हो सकता है, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि हाँ जी जनाब यहाँ पे एक तरह का क्रोन डिजीज क्या करवाती है, आपने कहना है कि आपकी इलियम की इन्फ्लेमेशन करवाती है, तो इस वजह से हो सकता होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि अपेंडिसाइटिस भी वहां पर बिल्कुल साथ ही, ये कौन से एडजेसेंट ऑर्गन, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद इन्फ्लेमेशन आगे चले गई, तो आपने कहना है कि आपकी वर्टिब्रा की इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको हम पोर्ट डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पर आपने कहना है वर्टिब्रल ओस्टियोमाइलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है, पोर्ट डिजीज हो गया बच्चों, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया बच्चों, क्रोन डिजीज अमीनो कंप्रोमाइज्ड हो गया। उसके बाद फ्लैंक पेन, फीवर, मलेज होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होती है। उसके बाद लिम्फ साइन पॉजिटिव होता है, पेन विद हिप एक्सटेंशन होता है। टीबी वाला आपने बताना है कि फीवर वगैरह, बैक पेन ये मैंने आपको ऑलरेडी बच्चों बता दिया है। उसके बाद आगे देखो बच्चों के आगे के आपने ये कहना होता है कि यहाँ पे hypodense fluid collection होता है within iliopsoas muscle. Vertebral osteomyelitis is the most common cause, source abscess
abscess can be first sign of the spinal TB। स्पाइनल टीबी का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो कौन सा होता है? एक तरह का आपने ना सोर्स abscess होता है साइन, जिसका आपने कहना कि ये हम देख सकते होते हैं। वो सोर्स साइन क्या होता है? पेन जो पैसिव एक्सटेंशन होगी उसके अंदर आपकी हिप की जो एक्सटेंशन की पेन होगी, कैसे कार्य करते हैं? सीटी एमआरआई जो होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। क्या करना है? abscess है तो आपने कहना है आईडी करते हैं, आईडी का मतलब इंसिजन ड्रेनेज और एंटीबायोटिक देते होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद आगे देखें बच्चों, क्या पेन जो होगी इसके अंदर हम देखेंगे स्पाइन के अंदर आप दे सकते हैं कोई ऑर्गन, जैसा कि क्रोन डिजीज, रेनल अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकता है, एब्सेस की वजह से हो सकता है। उसके बाद आपने कहना हिप एक्सटेंशन के अंदर ये टेस्ट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, और आगे जब हम देखते हैं तो आगे क्या होता है, आगे आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक मिनट यार, एक मिनट। डॉक्टर साहब नेट स्लो है। अच्छा जी, अब देखें कि आगे क्या है। आगे क्या होता है बच्चों, अब देखें बच्चों, आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक चीज होती है जिसको आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल वही वाला ये पॉइंट्स आप अगर वही वाला बच्चों देखते हो, ठीक है। अब यही वाला पॉइंट अगर हम ये देख रहे हैं तो बच्चों ये की कंसेप्ट आपने क्या कहना है? वर्टिबल ऑस्टियोमाइलिटिस, सिस्टेमिक फीवर, नाइट स्वेट, चिल्स होगा, सोर्स साइन पॉजिटिव होगा, जो हिप एक्सटेंशन के ऊपर पेन होती है ये आपने कहना होता है, डायग्नोस सीटी एमआरआई करते हैं और ड्रेनेज ये वगैरह करते हैं। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे देखो बच्चों, अनहैप्पी ट्राइएड क्या होता है? मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। अनहैप्पी ट्राइएड बच्चों आप ये कहते होते हो कि जिसके अंदर आप तीन चीजें देखते होते हो, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फोर्स यहाँ पे लगी, ठीक है, तो बच्चों अगर फोर्स यहाँ पे लग रही है ये आपकी वाल्गस फोर्स होगी या वारस फोर्स होगी? बाहर से, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको अगर बाहर से फोर्स लग रही है तो आपने कहना है कि ये वाल्गस फोर्स है। और वाल्गस फोर्स के अंदर जो आपका ये कहते हैं कि आपका जो हिस्सा डैमेज होता है वो कौन सा होता है? एमसीएल होता है, जिसको कहते हैं मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट कहते होते हैं। ठीक है, आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर, और ये हम क्या देख रहे हैं, शाबाश, आपने ये कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, इसके अंदर तीन चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। एक आपने कहना है कि आपका एमसीएल टीयर होता है, दूसरा आपने कहना है कि ये एसीएल का टीयर होता है, एसीएल, एमसीएल, और उसके बाद आपने कहना मीडियल मेनिस्कस। अगर किसी भी बंदे के अंदर ये तीन चीजें देखें तो आपने कहना है कि इसको हम कहते हैं अनहैप्पी ट्राइएड। क्या? कॉमन इंजरी इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ड्यू टू लेटरल फोर्स इंपैक्टिंग द नी व्हेन फुट इज प्लांटेड ऑन द ग्राउंड, कॉमन कॉज डैमेज टू एसीएल, एमसीएल और मीडियल मेनिस्कस। ठीक है, तो इसको आपने क्या कहना है? एक तरह का अनहैप्पी ट्राइएड कहना होता है बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पर एक तरह का मुकम्मल तौर पे सारे का सारा लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ जी जनाब, सोर्स अब्सेस, फिर वही डीप मसल पास कलेक्शन होती है, टीबी के बाद हो सकती है, ओस्टियोमाइलिटिस के बाद हो सकती है, लिम्प, उसके बाद सोर्स साइन पॉजिटिव होता है, सीटी एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ड्रेनेज करवाते हैं, एंटीबायोटिक देते होते हैं, अंडरलाइन कॉज को ठीक करते होते हैं बच्चों, ये आपने याद करना होता है। ये आपका हो गया। अब आ जाओ जनाब, आपका एक छोटा सा जो है वो देखते हैं कि ये वाला कंडीशन कौन सी होती है। देखें बच्चों, प्री पटेलर बुर्साइटिस क्या है? एक तरह का प्री पटेलर, क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा भी बंदा, अभी तो बच्चों 1.5 घंटा हुआ हमें पढ़ते हुए बस। मेरे ख्याल में तो 1.5 घंटा हुआ है। ये आप लोग जो है ना वो बंदे सही नहीं हो भाई, मैंने अपना जो है ना, एक मिनट, हाँ जी, ये देखें, ये जब हमारा पेड ग्रुप बनेगा ना, आज मैंने बना देना है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह डेली के डेली जो होंगे ना वो शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये अब देखो कि फॉर एग्जांपल प्री पटेलर बुर्साइटिस क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, फिर उसके बाद बेकर सिस्ट देखेंगे बच्चों, ये मतलब थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, ताकि यार हम कल एक बार इससे फ्री तो हो ना, जो भी आप लोगों का लोअर लिम्ब पूरे का पूरा जान छूटे इससे, तो हम जना फिर आगे मूव करें। मैं एक पॉइंट ये भी था, मेरा ये दिल था कि मैं आप लोगों को लोअर लिम्ब पूरा करवा के ना आपका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का कल अगर टेस्ट ले लूं, क्या कहते हो? कल आपका लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब का टेस्ट हो जाए, और उसके बाद जो है साथ आपका ये सारे का सारा ये, और अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं नहीं हमने पूरे का पूरा संडे को ही देना है, तो वो भी देख लें, जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है। लेकिन अगर आपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का पूरा टेस्ट देना है ना, तो फिर उसके लिए सर सैटरडे संडे ओके ओके, चलो फिर हर संडे को कर लिया करें।
ये भी सही है कि अगर हम हर हर संडे जो होगा वो आपका टेस्ट होता जाएगा। सैटरडे को आपका टेस्ट तैयार हुआ करेगा, हर संडे का संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा। और ये है कि हाँ जी जनाब, आप अपने अपनी तरफ से ना कुछ एमसीक्यूज जो है ना वो ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर किया करें बच्चों। जो हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर हर बच्चा शेयर किया करे ताकि पार्टिसिपेट कर सकें दूसरे बच्चे भी। और हमारा जो जो व्हाट्सएप वाला जो है वो जो हमने बनाया है कि आपका यार एक तरह का चैनल, उसके अंदर भी अगर हो सके तो वो शेयर कर दिया करें, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे देखें बच्चों के ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल, सर जी आपने सही 120 की स्पीड पकड़ ली है ठीक हो गया पुत्र। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ना घर जाने से पहले पहले ना, घर जाने से पहले पहले क्या आपकी तैयारी हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। तो अब देखो बच्चों कि इसके अंदर प्री पटेलर बुर्साइटिस क्या होता है। अब आपने कहना होता है कि यहाँ पे ये पटेला है ना बच्चों, पटेला के सामने ये बुर्सा लाइक फ्लूर लाइक कलेक्शन होती है, जिसको मतलब प्री पटेलर बुर्साइटिस। अब अगर नर्स मेड एल्बो किसको कहते होते थे? वो नर्स में एल्बो, हाँ, वो जरा बाजू खींच, बाजू खींचते थे तो क्या होता था? ये एल्बो एरिया से मतलब कि हाँ, उसको हम क्या कहते थे? और एनुलर लिगामेंट। और बच्ची ने मैसेज किया तो वो बेचारी इस वजह से तुम कह रहे हो, ठीक है। इड्डे तुसी सिया नहीं। तो ये जनाब आपने कहना होता है, आपने माल डंगर का पता होता है। अच्छा, वो जैनब बच्ची ने मैसेज किया है और वो जनाब वो पहले चुप करके बैठा हुआ है, वो मैसेज उसने पढ़ा है, वो ऐसे खींचते हैं वो एनुलर लिगामेंट जो होता है वो इस तरह हो जाता है, ठीक हो गया जनाब। हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, हमने तो कभी पढ़ाया ही नहीं है कि हमें पता लगे कि बच्चा जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। हाँ जी अब देखो कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अब देखो बच्चों के अब यहाँ पे क्या होगा। प्री पटेलर बुर्साइटिस क्या होता है? पटेला से पहले। तो आपने कहना यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। अब देखो जो हम देखते हैं ना हमारे घरों के अंदर जो फीमेल जो काम कर रही होती हैं, जो तपड़ी शपड़ी फेर रही होती हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो हम उनके देखते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी कंप्लेन ये होती है कि उनके नी जॉइंट के अंदर पेन होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं हाउस मेड नी, ठीक है। क्योंकि वो बार बार जब वो एक तरह का फ्लोर के ऊपर बच्चों एक तरह का वो साफ कर रहे होते हैं फ्लोर, तो उसके अंदर क्या, अभी तो चलो ठीक है जमाना और आ गया, पहले तो वो जनाब एक तरह का वो अपने हाथ से खुद कर रहे होते थे। अब तो वो एक तरह का सिस्टम ही और आया हुआ, उसके अंदर इस तरह नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं कि बार बार डायरेक्ट ट्रोमा होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि एंटीरियर नी यहाँ पर एक तरह की पेन हो रही है, पेन है यहाँ पे। उसके बाद वो दूसरे नंबर पे ये कहे कि एक तरह की टेंडरनेस है, हाथ लगाने से दर्द होती है। तीसरे नंबर पे ये कहाँ पर है कि यहाँ पर एक तरह की स्वेलिंग भी है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जब आप हाथ लगाते हो तो ये हिस्सा जो आपका एक तरह का गर्म है, ठीक हो गया। और वो ये कहे कि एक तरह का वो हाउस मेड नहीं है, यानी कि एक तरह का आपका हाउस मेड है, यानी कि इस तरह ये कहे, ठीक है। तो वो कहे कि हाँ जी जनाब ये कि आपने कहा ये प्री पटेलर बुर्साइटिस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एक तरह का प्री पटेलर बुर्साइटिस है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन्फ्लम, आपने कहा इन्फ्लामेशन ऑफ प्री पटेलर बुर्सा इन फ्रंट ऑफ द नी का पटेला, रिपीटेड ट्रॉमा और प्रेशर ऑफ द ऑन द नी। आपने कहना होता है डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद आपने कहना एंटीरियर नी पेन और द स्वेलिंग, लोकलाइजिंग स्वेलिंग ओवर द पटेला, टेंडरनेस वगैरह आपने ये कहना कि ये होती है। उसके बाद आपने कहना पटेलर बुर्सा लाइज बिटवीन द स्किन एंड पटेला। ये कहाँ पे होता है? आपने कहना ये बुर्सा जो होता है ना, ये देखें ये आपका पटेला और स्किन के दरमियान में होता है, ये आपका होता है जिसको हम कहते हैं प्री पटेलर बुर्साइटिस, ठीक हो गया बच्चों। कॉमन पीपल हु नील फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक हो गया बच्चों। एस्पायरेशन हम करते तो सब कुछ ठीक है निकलता, पेन किलर हम देंगे सिंपल सही होगा। उसके बाद नीलर नी प्री पटेलर बुर्साइटिस होता है, बुर्सा इन फ्रंट ऑफ द पटेला, पेन स्वेलिंग होती है, नो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता, ये सामने वाला हिस्सा होता है, ये आपने कहना है। अब देखो बच्चों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या पढ़ते होते हैं, एक तरह का पोप्लीटियल सिस्ट क्या होता है। पोप्लीटियल सिस्ट का जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो आपने कहना होता है कि वो होता है बेकर सिस्ट। क्या होता है एक तरह का बच्चों? बेकर सिस्ट कहते होते हैं, ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ये एक तरह का गौर करना है, वहां पर कौन सा बुर्सा था, आपने कहना है कि वहां पर प्री पटेलर बुर्सा था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कौन सा बुर्सा होगा? यहाँ पर आपने कहना है कि पोप्लीटियल बुर्सा होगा। आपने कहना है एक तरह का बुर्सा कौन सा होता है? एक तरह का पोप्लीटियल बुर्सा होता है। आपने कहना है कि
अगर फॉर एग्जांपल ये एक तरह का पीछे आपका नी के पीछे जो होता है ना हिस्सा, इसको हम पोप्लिटियल फोसा कहते हैं। तो जो पोप्लिटियल फोसा है ना बच्चों, उस पोप्लिटियल फोसा के अंदर आपका पोप्लिटियल बुर्सा होता है, और वहां पर आपकी कोई ना कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी इकट्ठी हो जाए ना, तो उसको हम पोप्लिटियल सिस्ट या बेकर सिस्ट कहते होते हैं। और गलती समझ आई कोई नहीं आई बच्चों? ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसकी वजह से ये होगा कि जो मेन हम ये देखते होते हैं कि जो पोस्टीरियर साइड होगी, वहां पर एक तो स्वेलिंग होगी, वहां पर पेन होगी, वहां पर दर्द बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। और अगर ये रप्चर हो जाए, ये रप्चर हो जाए, ठीक हो गया, बंदा जंप लगाता है, ये रप्चर हो जाए, तो ऐसा फिर सिम्टम आएंगे जैसे कि डीवीटी के सिम्टम्स होते हैं। कौन से सिम्टम्स आते हैं? जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने कहना है कि पोप्लिटियल सिस्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? शाबाश, ये बताएं जल्दी 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 जल्दी। पोप्लिटियल सिस्ट का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है बच्चों? शाबाश। आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, एक तरह का बैकर सिस्ट होता है। ये कहाँ पर स्वेलिंग कहाँ पे होती है बच्चों? आपने कहना है कि ये स्वेलिंग होती है आपके नी जॉइंट के पीछे होती है बच्चों। उसके बाद मुझे ये बताना है कि हाँ जी जनाब, ये आपने कहना है कि हाँ जी, इसके अंदर जब ये रप्चर करता है तो ये कैसा आपका लगता है? ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि डीवीटी हुई हो। ठीक है बच्चों, ये आपने कहना होता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो पेन होगी वो कहाँ पे जाएगी? आपके पीछे की तरफ मूव करेगी, ये आपने कहना है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, पोप्लिटियल सिस्ट है, यहाँ पर आपने फ्लूइड फिल्ट्रेशन देखा, कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी ड्यू टू इंक्रीज इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर एसोसिएट, यानी कि ये उसने कहा रूमेटॉइड आर्थराइटिस इनके साथ एसोसिएट करता है। पोस्टीरियर नी स्वेलिंग होती है, टाइट टाइट पेन होती है, उसके टाइटनेस होती है, पेन होती है, वर्स विद नी फ्लेक्शन, यानी कि नी फ्लेक्शन के साथ जो दर्द होती है बच्चों वो बढ़ जाती है। वो आपको पता है कि जब आप नी को पीछे की तरफ करो, आपका आगे की तरफ इस तरह करोगे तो पेन जो होगी वो एक तरह की दर्द बढ़ेगी। में रप्चर हो सकता है, काफ पेन इसके अंदर नतीजे में होती है, ये आपने कहना होता है। आल्सो कॉल्ड बेकर सिस्ट, पोप्लिटियल फ्लूइड कलेक्शन होती है साइनोवियल स्पेस के अंदर। लुक फॉर द अंडरलाइन जॉइंट कॉज, रप्चर जो होगी वो आपने कहना स्वेलिंग होगी, ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज आपने ये कहना बेकर सिस्ट। ये सारा वाला हमने पढ़ लिया बच्चों, यही सारे का सारा। जैसा कि फॉर एग्जांपल प्रीट्रेटल बुर्सा इन फ्रंट ऑफ द पटेला, लिटिल आपने एक सिस्ट है बिहाइंड द पटेला। उसके बाद बुर्सा क्या होता है? प्री पटेलर बुर्सा में यहाँ पे क्या होता है? एक तरह का पोप्लिटियल बुर्सा में। ये क्यों होता है? क्योंकि बार बार जो होता है वो जनाब एक तरह का नीलिंग या एक तरह का वो जनाब हाउसमेड जो होती है वो काम होने की वजह से। दूसरे नंबर पे आपने कहा जॉइंट डिजीजेस जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। प्रेजेंटेशन क्या होती है? इंटीरियर पेन और स्वेलिंग के साथ, यहाँ पर पोस्टीरियर पेन और स्वेलिंग के साथ। कॉम्प्लिकेशन कोई इतनी खास नहीं होती, यहाँ पर आपके डीवीटी के साथ आती है, जैसा कि डीवीटी वाले काफ पेन के अंदर आप ये कहते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? प्री पटेलर बुर्साइटिस आपने कहना नीलिंग, और उसके बाद आपने कहना पोप्लिटियल बेकर सिस्ट फ्लूइड कलेक्शन होता है। ऑलवेज चेक फॉर द अंडरलाइन कॉज। आप बाकी आपने कहना है कि फ्लूइड ये सारा कुछ देंगे आगे, यही वाली बात। फ्रंट ऑफ द नी प्री पटेलर बुर्साइटिस, बिहाइंड द नी बेकर सिस्ट, ये आपने याद करना है। क्लियर है बच्चों? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन। कोई ऐसा बच्चा जिसको एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश जी बच्चों। रह गया आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा? प्रीफॉर्मिस मसल वाला, आवास्कुलर नेक्रोसिस वाला। एक दो तीन चार पांच, और कोई चार पांच ये, मतलब कोई थोड़ा सा ये पॉइंट रहते हैं। चलो ठीक है, कल इंशाल्लाह फिजियो शुरू करते हैं, साथ ये करते हैं, और साथ जो पैथो की ना दो तीन डिजीजेस को खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों? और